नमस्कार। फर्मालोक के सभी सम्मानित दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, जैसा आप सभी को मालूम है कि हम फर्मालोक के इस मंच से विभिन्न विभूतियों जो कि फार्मा जगत में बहुत ही बेहतर कार्य कर रहे हैं, उनको सामने लाकर उनके जीवन के छुए अनछुए पहलुओं को आपके सामने रखकर उनसे रूबरू कराने का कार्य करते आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं फर्मा जगत के एक ऐसे चमकते हुए सितारे जो कि हमारे भारतवर्ष के सबसे खूबसूरत राज्य से आते हैं और काफी खूबसूरत व्यक्तित्व के धनी भी हैं। मैं अपनी तरफ से प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद गीर सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, स्वागत है सर आपका। जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आमंत्रित करने के लिए, धन्यवाद आपका। सर, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं फर्मालोक टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और आपसे दो शब्द चाहता हूं कि आप जो है इस कार्यक्रम के संबंध में कुछ कहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रजन्य कुमार शुक्ला जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपके दर्शकों को भी सुप्रभात। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस मंच पे अपनी राय साझा कर रहा हूँ आपके दर्शकों के साथ, जो कि फार्मालोक से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, फार्मालोक तो काफ़ी समय से फार्मेसी फील्ड की काफ़ी अच्छी सर्विस करते आ रहे हैं। आपके द्वारा जो लोगों को सूचनाएं मिलती हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है और जो अवगत किया जाता है लोगों को कि फार्मा फील्ड में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और दिग्गज लोगों से आप जो मुलाकात करवाते हैं, उससे हम सब बेनिफिट होते हैं। मैं भी उससे बेनिफिट हुआ हूँ। मुझे भी अवसर मिला है प्रेरणा लेने का और लोगों की बातें सुनने का, लीडर्स का, जो फार्मा लीडर्स हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, उनकी बातों से मैंने भी काफ़ी इंस्पायरेशन ली है, काफ़ी मोटिवेशन ली है। और ये ग्रेट सर्विस आप लोग दे रहे हैं फार्मा प्रोफेशन को इंडिया में, और मैं आप सब बधाई के पात्र हैं। सौरभ कौसे जी, अमित जी, आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कार्यक्रम शुरू करने से पहले और प्रश्नोत्तरी का जो हमारा सिलसिला होगा उसको शुरू करने से पहले मैं आपकी इजाजत चाहता हूं। वैसे तो आप हमारे दर्शक जानते हैं कि आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपका एक छोटा सा परिचय जो है वो दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। प्रोफेसर मोहम्मद इशाक गीर सर विगत 19 वर्षों से कश्मीर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में सर फार्माकोलॉजी विभाग में प्रोफेसर तथा यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ कैरियर प्लानिंग एंड काउंसलिंग के डायरेक्टर पद पर कार्यरत हैं। यूनिवर्सिटी में आने से पहले जो अपनी सेवाएं सर यूनिवर्सिटी में 19 वर्षों से दे रहे हैं, उसके पहले सर ने जम्मू कश्मीर में ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के पद पर 3 वर्षों तक जो है कार्य किया। फार्माकोलॉजी विषय में सर ने परास्नातक की उपाधि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कर्नाटका तथा पीएचडी की उपाधि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से ग्रहण की थी। सर ने 2009 में कश्मीर यूनिवर्सिटी में परास्नातक स्तर पर फार्मेसी प्रैक्टिस की शुरुआत करने में अहम भूमिका निभाई तथा वर्तमान में सर इस प्रोग्राम के प्रभारी स्तर पर भी कार्य कर रहे हैं। सर ने यूजीसी के मानव संसाधन विकास केंद्र कश्मीर यूनिवर्सिटी में समन्वय के रूप में 5 वर्षों में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अध्यापकों के लिए 20 से भी ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम काफी अहम साबित हुए। सर ने 49 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं अंतर्राष्ट्रीय और जर्नल्स में, तथा साथ ही साथ 42 पत्र प्रस्तुत किए हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, जिसमें से 5 सर्वश्रेष्ठ शोध पत्रों का पुरस्कार भी सर ने और उनकी टीम ने जीता है। सर ने 100 से भी ज्यादा लेक्चर्स जो है वो दिए हैं विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर, विभिन्न कार्यक्रमों में, टेलीविजन पर और रेडियो इत्यादि में। इसके साथ ही साथ सर ने 100 से भी ज्यादा मशहूर लेख लिखे भारत के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में। सर को कई सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित जर्नल्स में समीक्षक और संपादक स्तर पर भी नामित किया गया है और सर ने अब तक करीब 26 पेपरों की समीक्षा की है, जो कि काफी उच्च कोटि के पेपर्स रहे हैं। सर को भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद यानी कि आईसीएमआर नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय औषधि उपयोग मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत एंटीबायोटिक उपयोग पर समिति में विशेष सदस्य भी नियुक्त किया गया है। हाल ही में सर को प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट ऑफ द ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर में सलाहकार के पद पर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा नामित किया गया है। सर को पीसीआई द्वारा परास्नातक कार्यक्रम जो पाठ्यक्रम समिति है उसके सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया है। सर ने बहुत सारे परास्नातक तथा डॉक्टरेट रिसर्च के स्कॉलर्स को सुपरवाइज भी किया है और अभी कुछ ही दिनों पहले सर के एक स्कॉलर ने हाल में ही नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी बोस्टन यूएसए में पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप भी प्राप्त की है।
इसके साथ ही साथ सर ने बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारा प्रभावित किया, जिसमें हम लोग भी हैं और हम लोग सदैव सर के कार्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तो सर एक बार फिर से पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और आपकी वाणी से निकलने वाले प्रत्येक शब्द हमारे दर्शकों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी प्रजन्य कुमार शुक्ला जी इस इंट्रोडक्शन के लिए। और मेरे लिए सच में खुशी का और सौभाग्य है मेरा जो आपके साथ जुड़ पा रहा हूँ और आपके द्वारा आपके दर्शकों के साथ जुड़ पा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी राय प्रकट करूँ और दर्शकों तक पहुँचाऊँ जिससे वो भी लाभान्वित हों। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। आपके अब हम लोग प्रश्न उत्तर का जो ये सिलसिला है उसे शुरू करते हैं, और आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है सर आपके लिए, कृपया हमारे दर्शकों को अपनी प्रारंभिक शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा, मेरी मदर एक गवर्नमेंट टीचर थी, तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो अपने मदर के स्कूल में ही हुई जो कि गवर्नमेंट स्कूल था, और प्राइमरी लेवल की शिक्षा मेरी वहीं पे हुई मदर के साथ। तो मेरा पहला स्कूल जो है मेरी माँ का ही आंचल था, और मैंने अपने माँ की आंचल में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा हासिल की है। और उसके बाद जो है प्राइमरी लेवल के बाद एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरी शिक्षा हुई, और मेरा जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज है वो गांधी मेमोरियल कॉलेज श्रीनगर में हुई। और प्री यूनिवर्सिटी के बाद जो है जब मैं फर्स्ट ईयर बीएससी में पढ़ रहा था तभी जो हालात यहाँ के ख़राब हुए और यहाँ पे जो है सर्कमस्टेंसेस अनफेवरेबल हो गए, तो फिर मैं बैंगलोर चला गया जहाँ पे मैंने अल-अमीन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में बी फार्मा में एडमिशन लिया। और उसके बाद ये 1991 की बात है, तो 1995 में मैंने बी फार्मेसी कंप्लीट की अल-अमीन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो कि उस समय देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज माना जाता था, नंबर 1 कॉलेज माना जाता था फार्मेसी में। और 95 में फार्मेसी डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैंने तुरंत अपनी एम फार्मा यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी वहीं से की, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कर्नाटका के द्वारा। और उसमें मुझे डिस्टिंक्शन प्राप्त हुआ, फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई अल-अमीन कॉलेज में। पूरे बैंगलोर में मुझे फर्स्ट पोजीशन इसमें प्राप्त हुई, एम फार्मा में डिस्टिंक्शन के साथ मैंने कंप्लीट किया। और उसके तुरंत बाद मैं आपको एक अच्छा उसमें इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ कि जब मैं एम फार्म कर ही रहा था तो मेरी यहाँ पे एक पोस्ट निकला ड्रग इंस्पेक्टर का, हमारे जम्मू एंड कश्मीर ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो मुझे आना पड़ा बीच में ही इंटरव्यू के लिए, तो मैंने इंटरव्यू दिया और मैं भूल गया, मुझे नहीं लग रहा था कि, हालांकि मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ, मैंने सभी क्वेश्चंस का आंसर किया था अच्छे से, लेकिन मुझे संभव नहीं लग रहा था कि मैं, क्योंकि काफ़ी कंपटीशन था, फिर मैं वापस चला गया अपनी एम फार्म की डिग्री कंप्लीट करने के लिए बैंगलोर। इसी बीच मैं भूल गया ये कि मैंने इंटरव्यू दिया है, लेकिन 1-2 महीने के बाद मुझे पता चला कि मेरी सिलेक्शन हो चुकी है एज ड्रग इंस्पेक्टर। तो मेरे फादर ने कहा कि आप अपनी एम फार्म की डिग्री छोड़ के आ जाओ और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये जो सरकारी नौकरी है बार बार नहीं मिलती है, सौभाग्य से प्राप्त होती है, बहुत ही रेयर अवसर होता है, इसको आपको गंवाना नहीं चाहिए। भले ही आपको एम फार्मा छोड़ना पड़े, बाद में आप एम फार्मा कर सकते हो। तो अभी मैं सोच ही रहा था, मैं शिशुपंज में था, क्योंकि मैं सच्चे मन से एम फार्मा करना चाहता था, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहता था। तो मैं काफ़ी मायूस हुआ कि मुझे छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन उसी बीच एक खबर आई कि किसी ने उसको कोर्ट में स्टे कर दिया है, और किसी जो मेरा उसमें कंपटीशन में था कोई और कंटेंडर, तो उसने उसको किसी बेसिस पे स्टे कर दिया है। तो फिलहाल तो कोर्ट में स्टे हो गया और मैं अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू कर पाया। तो कहने का ये इंसिडेंट मैं इस टाइम इसलिए नरेट कर रहा हूँ, इसमें एक सीख है। तो जैसे ही मेरी एम फार्मा कंप्लीट हो गई और जैसे ही मेरा वहाँ पे जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं अपनी डिसर्टेशन की, वाइवा कंप्लीट हो गया और सारा दे के मैं जब आ गया, तो आई वॉज ऑन माई वे बैक होम। काफ़ी 1 साल के बाद मैं घर आ रहा था, मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक था। तो मेरे डैडी ने कहा कि आप जम्मू में जो हमारा ड्रग एंड फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट का ऑफिस है वहाँ पे जाके देख लेना उस केस का क्या हुआ। तो जैसे ही मैं जम्मू ऑफिस में गया, वहाँ पे मुझे वहाँ ड्रग कंट्रोलर साहब उस टाइम के जो थे, उन्होंने मुझे देखते ही वो चौंक गए, और जैसे ही मैं ऑफिस के अंदर भीतर दाखिल हो गया, उन्होंने मुझे कहा आप कहाँ हो, आपको तो ज्वाइन करना है। मैंने कहा सर वो तो कोर्ट में केस चल रहा है। उसने कहा वो आज ही क्वॉश हो गया और वो केस सस्पेंड हो गया, अब आप इमीडिएटली ज्वाइन करो। तो उन्होंने मुझे घर आने का भी मौका नहीं दिया, उन्होंने कहा इसी वक्त आप ज्वाइन करके, आपकी पोस्टिंग एक फार फ्लंग एरिया डिस्ट्रिक्ट डोडा में की जाती है, तो आप वहाँ फौरन जाके ज्वाइन कीजिए।
कहने का मतलब ये है कि जो इंसान के जो तकदीर में होता है, इंसान के जो मुकद्दर में होता है, वो उसको मिलता है। अक्सर जी जी शुक्ला साहब, हमारे जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट करते हैं, बी फार्मा एम फार्मा की उपाधि हासिल करते हैं, फिर वो कुछ समय तक अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो काफी निराश होते हैं, काफी डिसअपॉइंट होते हैं कि शायद हमारे लिए नौकरी है ही नहीं, हम क्या जी करें, जी कहाँ जाएं। लेकिन हर चीज का समय जो है बिल्कुल मुकर्रर है, और हर आपके जो नसीब में लिखा हुआ वो आपको सही समय पे मिलना ही मिलना है। और आपके नसीब से ज्यादा या वक्त से पहले आपको कुछ नहीं मिलने वाला। एक दिन का भी डिफरेंस नहीं हुआ, जैसे ही मैंने एम फार्मा डिग्री कंप्लीट की, अपना वाइवा दिया, एक दिन के लिए भी मैं बेकार नहीं बैठा, इमिडिएटली मैंने वहां जाके डोडा डिस्ट्रिक्ट में अपनी सर्विसेज ज्वाइन की। सो ये मेरी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में आपका जो सवाल था उसका जवाब है। सर, बहुत बढ़िया। और आपके इस जवाब से जो आपने इतने बेहतर तरीके से बताया है, उससे दो तीन चीजें निकल करके आती है सामने की जो हमारे बच्चे सुन रहे होंगे उनके काफी काम आने वाला है। कि आप किसी चीज को दिल से करना चाहें, जैसे आपने कहा कि आप एम कॉम दिल से करना चाह रहे थे, तो वो आपको मौका मिला, ऊपर वाले ने आपको वो मौका दिया। और आप जब किसी चीज के लिए आप बेहतर करना चाहते हैं या फिर आप उसको डिजर्व करते हैं, तो वो आपको जरूर मिलता है। बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। धन्यवाद सर, आपको इतना बेहतर तरीके से बताने के लिए। सर, हमारा दूसरा प्रश्न है कि स्कूल शिक्षा के पश्चात आपने फार्मेसी पाठ्यक्रम में भविष्य बनाने के बारे में कैसे सोचा, और उस दौर में फार्मेसी के अध्ययन में कितनी चुनौतियां थीं, क्या क्या संभावनाएं थीं, इस बारे में भी हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी जरूर डॉक्टर शुक्ला जी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस फार्मेसी को तो मैंने खुद चूज नहीं किया था, मेरे डैडी ने चूज किया मेरे लिए। क्योंकि जो मैं आपको कह रहा था, जब यहाँ पे हालात खराब हो गए तो हमारी पढ़ाई काफी अफेक्ट हो रही थी। कश्मीर में जो जी मिलिटेंसी जो हुई स्टार्ट, उसके बाद मेरे डैडी ने कहा कि यहाँ तो मुश्किल है पढ़ाई करना। तो वो मेरे लिए बैंगलोर चले गए मुझे एडमिशन करवाने के लिए। हालांकि उनके दिमाग में भी नहीं था कि मुझे फार्मेसी में ही एडमिशन करवाना है। वो तो ऐसे ही जी जी देखने गए थे कि वहाँ पे किस तरह की जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, उसके अवसर कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो वो देखने के बाद वहाँ पे उनको लगा कि फार्मेसी में अच्छा अवसर है, अच्छे कॉलेज हैं, बैंगलोर तो माना जाता था उन दिनों। तो उन्होंने कहा जी कि जी शायद फार्मेसी मेरे लिए बेहतर रहेगा। उन्होंने वहाँ से मेरा एडमिशन अलमीन कॉलेज में करवा के वो आ गए, और मुझे वापस आके बताया कि आपका एडमिशन हो गया, आपको बी फार्मेसी करनी है। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये क्या कोर्स है, इसमें क्या स्कोप है, आगे चल के क्या करना है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन अपने डैडी का डिसीजन मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने जाके बैंगलोर में अलमीन कॉलेज में ज्वाइन किया और वहाँ पे अपनी शिक्षा शिक्षा स्टार्ट की। अब उसमें चैलेंजेस ये थे उन दिनों, आजकल तो आप देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में ढेर सारे फार्मेसी के कॉलेजेस हैं, पंजाब में, जी सर। हरियाणा में, दिल्ली में, सब जगह, उत्तर प्रदेश में। लेकिन उन दिनों बिल्कुल कोई कॉलेज था ही नहीं। लेदे के एक हमदर्द यूनिवर्सिटी थी दिल्ली में, और डिप्सार था, और कुछ एक कॉलेजेस थे, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, चंडीगढ़ में एक आध थे। लेकिन आजकल जैसे प्राइवेट कॉलेजेस की बूम हो गई है, वैसा कुछ भी नहीं था। तो काफी दूर जाना पड़ता था पढ़ाई के लिए। और वहाँ के लोग भी मुझे, जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, सीनियर्स थे, वो भी मुझे यही प्रश्न अक्सर पूछते थे कि आप अचानक इतनी दूर से, कश्मीर से यहाँ क्यों आ गए, क्या वहाँ नॉर्थ में कोई फार्मेसी कॉलेज नहीं था। तो मेरा जवाब उनको यही रहता था कि नहीं, वहाँ पे उतने ज़्यादा कॉलेजेस नहीं है। और बैंगलोर जो है वो हमें कश्मीरियों को मौसम के हिसाब से सूट करता है। वहाँ का क्लाइमेट जो है मॉडरेट रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ज़्यादा सर्दी नहीं जी पड़ती। तो उस हिसाब से थोड़ा सा क्लाइमेटिक जो है एक्लेमेटाइजेशन हो जाती है जल्दी, क्योंकि हम तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो उस हिसाब से वो ठीक रहा। तो और वहाँ पे जो चुनौतियाँ थी, फार्मेसी में काफ़ी ज़्यादा लोग अवगत नहीं थे फार्मेसी से, और उसमें जो स्कोप है और यहाँ पे भी ड्रग इंडस्ट्री वगैरह उतने का कोई ये नहीं था, एस्टैब्लिश नहीं हो पाई थी। तो चुनौतियाँ थी स्कोप के हिसाब से, और लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे फिर अवेयरनेस बढ़ती गई, स्कोप बढ़ता गया, और आजकल काफ़ी स्कोप है, काफ़ी अवेयरनेस है, काफ़ी इसमें प्रॉस्पेक्ट्स हैं, और इंडस्ट्री वेल एस्टैब्लिश्ड है। जो इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड है। हमारी जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो इट रैंक्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, एंड इट रैंक्स 14 इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये तो ग्लोबल, हमारे जो इंडिया की जो फार्मेसी है, इंडिया इज नोन एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ, बिकॉज वी हैव, हम लोग जो है सप्लाई करते हैं औषधि ड्रग्स टू द एंटायर वर्ल्ड। जेनेरिक ड्रग्स हम पूरे जो है 33% जो है वर्ल्ड मार्केट इंडिया के पास है। और ग्लोबल जो जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स है, एड्स के जो ड्रग्स हैं, वो जेनेरिक ड्रग्स वो हम सप्लाई करते हैं। और यहाँ से जी जो है जो क्वालिटी मेडिसिन जाते हैं यूरोप को, अमेरिका को,
और हैरानी की बात यह है कि वहाँ के लोग तो प्रेफर करते हैं जेनेरिक मेडिसिन, और वो जेनेरिक मेडिसिन जो इंडिया से वहाँ जाते हैं एक्सपोर्ट होके। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में लोग इसमें रेजिस्ट करते हैं कि जेनेरिक नहीं लेना, हमें ब्रांडेड मेडिसिन लेना है। तो इस मामले में हमने काफ़ी काम किया, काफ़ी अवेयरनेस बढ़ाई, तो मैं आगे चल के उसमें बताऊंगा। तो फिलहाल तो आपका जो प्रश्न है प्रारंभिक और उच्च शिक्षा के रिलेटेड, तो उसके बाद जो मैंने एम फार्मा कंप्लीट किया अलमीन कॉलेज से ही, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कर्नाटका से। और फिर अब देखिए यहाँ पे और एक चीज़ हो गई कि मैंने तो एज ए ड्रग इंस्पेक्टर मैंने ज्वाइन कर लिया था। लेकिन जब मैं एज ए ड्रग इंस्पेक्टर काम कर ही रहा था, तो उसी वक्त कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक पोजीशन एडवर्टाइज हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो मैंने उसमें अप्लाई किया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, दिन के 3 बजे तक मैं ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी निभा रहा था, अपना जॉब कर रहा था। और ऐसे ही मुझे याद आ गया कि आज मेरा इंटरव्यू है, क्योंकि मैं पहले से जॉब में था। और हालांकि मेरा इंटरेस्ट जो है, मेरी इंक्लिनेशन जो है वो तो टीचिंग में थी। मैं एज ए ड्रग इंस्पेक्टर उतना कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का जॉब था, और उसमें जो है ड्रग लाइसेंसेज इशू करना वगैरह उस टाइप का काम था। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करवाना ग्राउंड पे, उसमें ग्राउंड वर्क काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन चूंकि मेरी मदर एक टीचर रह चुकी थी, तो काफ़ी मेरा जो इंक्लिनेशन था, मेरा जो स्वभाव था, और उसमें मेरा जो इंटरेस्ट, मेरी जो रुचि थी, वो टीचिंग में थी। मैं जाना चाहता था टीचिंग में, इसलिए इस वजह से मैंने तुरंत अप्लाई किया था इस असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पे कश्मीर यूनिवर्सिटी में। लेकिन जिस दिन इंटरव्यू था 3 बजे तक मैं भूल ही गया था कि मेरा इंटरव्यू है। कि तो अचानक मुझे याद आ गया, मैं फौरन भागते भागते गया, इंटरव्यू देके आ गया, और फिर से भूल गया कि मेरा सिलेक्शन होगा। मुझे लगा शायद काफ़ी कंपटीशन है, तो हो सकता है किसी और का हो जाए, क्योंकि पोजीशन एक ही थी और 10-12 लोग इंटरव्यू के लिए आए थे। तो एक हफ्ते के बाद मुझे फ़ोन आ रहा है यूनिवर्सिटी से, उन्होंने मुझे कहा आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप प्लीज़ आके ज्वाइन कर लीजिए। तो फिर से मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया, और मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। जो मेरा इंटरेस्ट था, जो मेरी मोटिवेशन थी, मैं हमेशा टीचिंग में जाना चाहता था। तो ऊपर वाले ने मुझे वो मौका दिया, और जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आज 2002 से लेके आज तक मैं वहीं पे, पिछले 19-20 साल से मैं वहीं पे अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। धन्यवाद सर। आपने इस प्रश्न का उत्तर जो एक सच्चाई से शुरू किया, और आज भी शायद ये ज्यादातर बच्चों के साथ होता है। आज तो कुछ लोग जागरूक हैं, लेकिन फिर भी ये होता है कि जब हम लोग फर्स्ट ईयर की क्लास में जाते हैं तो हमें पता चलता है ज्यादातर बच्चों को मालूम नहीं है कि फार्मेसी होता क्या है, उन्होंने एडमिशन ले लिया। हम लोग भी शायद इसी तरीके से पहुंचे थे जब हम लोग भी करने गए थे, और काफी आपने इसको सच्चाई से जवाब दिया कि हाँ, ये आज भी ये सच है। और इसलिए ऐसा है क्योंकि आपने जैसा बाद में बताया, जब आप बता रहे थे कि फार्मेसी में किस प्रकार से भारत ने अपनी ग्रोथ किया है, तो मेरे रोम रोम जो है वो पुलकित हो रहा था सुन करके ही कि हाँ, कितना बड़ा है। और जब हम लोग भी अपने बच्चों को बताते हैं तो उन्हें भी काफी अच्छा लगता है। तो जब हम किसी चीज को बेहतर कर रहे हैं, किसी क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो चीजें जो हैं लोगों तक पहुंचे। और इसी का प्रयास जो है वो फमा लोग आप लोगों के माध्यम से करने की कोशिश कर रही है कि हमारे बच्चे जाने कि वो किस फील्ड में है, और इस फील्ड में किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा आंसर किया हमें। एक अगला प्रश्न हमारा आपके पसंदीदा कार्य क्षेत्र से है। सर, आपका जो पसंदीदा कार्य क्षेत्र है वो है एडीआर मॉनिटरिंग और फार्मेसी प्रैक्टिस रहा है। आपने फार्मेसी प्रैक्टिस की शुरुआत भी की जम्मू एंड कश्मीर में। कृपया हमारे दर्शकों को इस क्षेत्र की संभावनाओं और आवश्यकताओं से अवगत कराने की कृपा करें कि जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो इन क्षेत्रों में किस प्रकार से आगे जा सकते हैं, या ये क्षेत्र किस प्रकार से जरूरी है फार्मेसी फील्ड के लिए। जी शुक्ला साहब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, बहुत ही जो है अपकमिंग क्षेत्र है। और एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग, क्लिनिकल रिसर्च के जो एरियाज हैं, अब भारत उसमें भी लीड ले रहा है, पहले से लीड ले रहा था। सीआरओज जो है, हम इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीआरओज थे पहले भी। और आजकल आप देख रहे हैं जो कोविड-19 है, उसमें भी जो है क्लिनिकल ट्रायल्स काफ़ी इंडिया में हुए, और वैक्सीन के जो ट्रायल्स हैं इंडिया में हुए, और वैक्सीन में भी इंडिया ने लीड ली, और सबसे पहला जो वैक्सीन यहीं से आया। और आजकल जो है काफ़ी सारे जो कंपनीज हैं, सीआरओज हैं, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर लुकिंग आउट, वो ढूंढ रहे हैं कि हमें दे दीजिए फार्माकोविजिलेंस एक्सपर्ट्स, जो ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग में जो एक्सपर्ट हों। क्योंकि अब आप देख लीजिए, जो कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो उसकी टेस्टिंग हो रही है, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस हो रही है, वो बच्चों पे अब टेस्ट होने वाला है, और बच्चों में अब वैक्सीनेशन होने वाली है। तो उसमें भी जो है एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, जो रेलिवेंट एक्सपर्ट्स हों, जिनको नॉलेज हो।
सेफ्टी के बारे में, ड्रग क्वालिटी के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में। और बेस्ट पर्सनल उसमें जो है फार्मेसी पर्सनल ही है जो वो सर्विसेज दे सकते हैं। और अभी पिछले दिनों ही हमारी यूनिवर्सिटी में एक कैंपस प्लेसमेंट में एक फार्मा कंपनी ने 20-25 लोगों को जो है लिया एज ड्रग सेफ्टी एसोसिएट्स। उनको लैपटॉप्स दिए, उनको अच्छे पैकेजेस दिए, आजकल वो काम कर रहे हैं उस पर, जो हमारे पास आउट थे। तो और अभी हमारे पास कई, मैं तो रिसेंटली आई हैव टेकन ओवर एज डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर कैरियर काउंसलिंग एंड प्लानिंग। हमारे पास कई सारे कंपनीज के ऑफर्स हैं कि आप हमें ड्रग सेफ्टी एसोसिएट्स दे दो, लेकिन हमारे पास एसोसिएट्स कम है, हमारे पास पास आउट्स कम है, जरूरत है ह्यूमन रिसोर्स की, लेकिन डिमांड काफी ज्यादा है बिकॉज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन के जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं और दूसरे ड्रग्स के जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं उस वजह से। और अभी जैसे आपने कहा कि मेरे एक स्टूडेंट, मेरा एक स्कॉलर मॉडर्ना लैब्स में, उसको पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप मिली नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में, वो भी वहाँ पे वैक्सीन की जो फार्माकोमेट्रिक्स हैं उस पर काम कर रहा है, सेफ्टी स्टडीज पे काम कर रहा है। और जो मेरा जो एडीआर मॉनिटरिंग में जो रुचि है वो बिल्कुल मेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद ही, यहाँ पे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर और हेड थे, प्रोफेसर केसी सिंगला साहब थे, केसी सिंघाल साहब, वो हमारे पायनियर हैं फार्माकोविजिलेंस में, एडीआर मॉनिटरिंग में। उन्होंने बहुत पहले 80s में आईसीएमआर का जो प्रोजेक्ट लिया था, उसके बाद कई सारे और प्रोजेक्ट्स लिए थे। उन्होंने एक लेक्चर सीरीज हमारी यूनिवर्सिटी में की एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग पे। वो हमारे प्रेसिडेंट भी है इंडियन फार्माकोविजिलेंस सोसाइटी सोपी के। और जब जैसे उन्होंने वो लेक्चर सीरीज की तो उसमें मेरी रुचि बढ़ गई, तो मैंने सोचा मैं इस पे पीएचडी करूंगा, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में किसी ने इस पे काम नहीं किया था, पूरे जम्मू कश्मीर में इस फील्ड में, इस क्षेत्र में किसी ने काम नहीं किया था। तो मैंने इमीडिएटली अपना पीएचडी उसमें ज्वाइन कर लिया और मैंने यहाँ के एक लीडिंग टर्शरी केयर हॉस्पिटल शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अपना पीएचडी का काम शुरू किया। वहाँ से को गाइड्स मेरे अपॉइंट हुए। तो उसके बाद दिस वाज द फर्स्ट स्टडी ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, सबसे पहली स्टडी थी जो बाद में पब्लिश हुई एक रिप्यूटेड हाई इम्पैक्ट जर्नल ऑफ एल्जेवियर, जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल मेथड्स में वो पब्लिश हुई। करीब 5,500 पेशेंट्स पे मैंने वो स्टडी की और उसमें कई सारे जो है तथ्य सामने आए चौंकाने वाले। और जो बेसलाइन स्टडी थी कि यहाँ का जो सिचुएशन है, फ्रीक्वेंसी, यहाँ की इंसिडेंस, यहाँ की प्रिवेलेंस एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग की कितनी है, उसका कॉस्ट क्या है, उसमें उसकी सिवेरिटी कितनी है, उसकी प्रिवेंटेबिलिटी कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हमने उस स्टडी में देख ली, एक नींव डाल दी एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग की। उसके बाद उस हॉस्पिटल में फार्माकोविजिलेंस सेंटर भी आया और उसके बाद ये स्टडीज़ मेरे स्कॉलर्स ने उसको आगे बढ़ाया। और फिर हमने जो है उसी हॉस्पिटल में फार्मास्यूटिकल केयर एस्टैब्लिश किया। फार्मास्यूटिकल केयर सर्विसेज जो फार्मासिस्ट देते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट देते हैं, एक रेस्पिरेटरी मेडिसिन वार्ड में हमने रेस्पिरेटरी मेडिसिन के पेशेंट्स के लिए इन फार्मास्यूटिकल केयर सर्विसेज को एस्टैब्लिश किया मेरे स्कॉलर के द्वारा। और एक स्कॉलर ने वहाँ पे काम किया जो कि ड्रग टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के लिए ड्रग प्रोक्योरमेंट, उसका जो मैकेनिज्म है, ड्रग प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और ड्रग मैनेजमेंट पॉलिसी, मैनेजमेंट में सारी चीज़ें आती हैं। ड्रग्स कैसे प्रोक्योर किए जाते हैं, कैसे टेंडर किए जाते हैं, कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, कैसे स्टोर किए जाते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और लास्टली कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी पॉलिसी, रोबस्ट पॉलिसी बनाई कि आप ऐसे जो है साइंटिफिकली वेल ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक तरीके से ड्रग्स को सिलेक्ट करके प्रोक्योर कर सकते हो और हॉस्पिटल में 24 घंटे उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हो थ्रू आउट द ईयर विदाउट एनी स्टॉक आउट्स, विदाउट एनी डुप्लीकेशन। और वो जो पॉलिसी है अब हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में यूटिलाइज हो रही है और उसका अच्छा खासा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो मेरी रिसर्च की शुरुआत थी, होते होते फिर 2009 में हमने अपने डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज कश्मीर यूनिवर्सिटी में हमने जो है एम-फार्मा स्टार्ट किया और फार्मेसी प्रैक्टिस स्टार्ट किया हमने एक एज ए न्यू ब्रांच, जिसका मैं टीचर इंचार्ज हूँ। और इसको एज एन इनोवेटिव कोर्स हमने यूजीसी से अप्रूव करवाया और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इसको फंड किया। और फिर 2009 से हमारे स्टूडेंट्स में से पास आउट हो रहे हैं, एम-फार्मा पीएचडी कर रहे हैं और कई सारे क्षेत्रों में उन्होंने रिसर्च का काम किया। और जैसे ड्रग प्राइसिंग, हमारा जो मेन फोकस रहा है ड्रग यूटिलाइजेशन इवैल्यूएशन पे रहा है। और हमारा जो है अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ मेडिसिन पे हमारा ज़्यादा काम रहा है। जैसे कि इक्विटेबल एक्सेस टू मेडिसिन हमारा फोकस रहा है और इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी एंड गुड मेडिसिन वो हमारा फोकस रहा है। तो उस पर कई सारे जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये
ड्रग यूटिलाइजेशन इवैल्यूएशन स्टडीज हमने प्रेग्नेंट वुमेन पे भी की, हमने पेडियाट्रिक पेशेंट्स पे भी की, हमने एल्डरली पेशेंट्स पे भी की, और हमने एडल्ट्स के ऊपर भी की, और अलग अलग सिस्टमिक डिपार्टमेंट्स में भी की, और जैसे कि हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में और जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के जो रिलेटेड ड्रग्स हैं, सीएनएस के रिलेटेड ड्रग्स हैं, उन सारे सिस्टम्स को हमने कवर करने की कोशिश की। तो हमारी जो कोशिश रही है, हमारी जो आइडियोलॉजी रही है, वो यही रही है कि सारा स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो, इसमें सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हो, एल्डरली पेशेंट्स भी हो, पेडियाट्रिक भी हो, प्रेग्नेंट वुमेन भी हो, और विभिन्न जो प्रकार के जो पेशेंट्स हैं उनके जो पर्सनलाइज इश्यूज हैं, स्पेसिफिक इश्यूज हैं, उन सब को हम एड्रेस कर सकें। और होते होते अब हम जो है काफ़ी आगे तक आ चुके हैं और काफ़ी काम कर चुके हैं इस क्षेत्र में, और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, अच्छी पब्लिकेशंस आई हैं। तो काफ़ी मैं संतुष्ट हूँ जो काम हुआ है आज तक, और इसको आगे भी कई सारे हमारे प्लान्स और प्रोग्राम्स हैं जो हम आगे ले जाना चाहेंगे। धन्यवाद सर। जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको तो दो बातें पता चली इस प्रश्न के उत्तर देते समय सर से, कि एडीआर मॉनिटरिंग और फार्माकोविजिलेंस वगैरह में वो अपना कैरियर अच्छे से बना सकते हैं, और जो लोग इस क्षेत्र में इंटरेस्टेड है, अगर उन्हें किसी प्रकार की मदद चाहिए तो वो सर के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बिकॉज सर के पास इस क्षेत्र में काफी ज्यादा अनुभव है, और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में उनको काम करने का मौका भी मिलेगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। सर हमारा अगला प्रश्न है, सर आपने जम्मू कश्मीर राज्य में न्यू ड्रग पॉलिसी, ड्रग एब्यूज कंट्रोल, एडीआर मॉनिटरिंग जैसे ढेरों कार्यों में शासन का सहयोग भी किया, और आपके जो सुझाव हैं समय समय पर आपने शासन प्रशासन को भी दिए। आपने जम्मू कश्मीर राज्य में फार्मेसी के उत्थान में जो आपके अनुभव है, अपने अनुभव हैं जम्मू कश्मीर राज्य में खास करके, वो हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से फार्मेसी का जो उत्थान हुआ है और किस प्रकार से और क्या संभावनाएं हैं जो चल रही हैं। जी जी, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपने पूछा है, क्योंकि जब हमने 2009 में ये पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट की और फार्मेसी प्रैक्टिस की नींव डाली अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, और एम फार्मा और पीएचडी फार्मेसी प्रैक्टिस की शुरुआत की, फिर उसमें हमने रिसर्च शुरुआत की और रिसर्च को आगे बढ़ाया, फार्मास्यूटिकल केयर सर्विसेज को की शुरुआत की, और ड्रग यूटिलाइजेशन इवैल्यूएशन स्टडीज़ की शुरुआत की। लेकिन जब रिसर्च करते करते मुझे इस बात का एहसास हुआ कि रिसर्च तो ठीक है, हम आउटपुट दे रहे हैं, हम डाटा एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, और डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि बेसलाइन क्या है, सिचुएशन क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं इस एविडेंस को जो हम रिसर्च के द्वारा हम एकत्रित कर रहे हैं, इस रिसर्च एविडेंस को, इस साइंटिफिक एविडेंस को पॉलिसी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि वो पॉलिसी जो है फिर एक्शन में आ जाए ग्राउंड के ऊपर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करें, एविडेंस को पॉलिसी में ट्रांसफॉर्म करें, और पॉलिसी को एक्शन में ट्रांसलेट करें, क्योंकि जब तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, एक्शन नहीं होगी, उस पॉलिसी का कोई फायदा नहीं है। तो हम देखने को ये पता चला, मैंने जब इसके ऊपर गौर किया, सोचा, तो मुझे लगा कि इसको गवर्नमेंट सर्कल्स में लाने की जरूरत है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में लाने की जरूरत है, तभी कुछ चेंज आ सकती है, तभी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो हमने एक सिविल सोसाइटी ग्रुप के साथ हम जुड़ गए, उनके साथ हमने इस पे लॉबिंग की, एडवोकेसी की, और इसको परसुएड किया गवर्नमेंट को कि आप एक ड्रग पॉलिसी लाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ना तो फार्मेसी प्रैक्टिस का डिपार्टमेंट था, ना क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज कहीं पे थी, और कहीं पे ड्रग पॉलिसी भी नहीं थी। तो उस वक्त हमने काफ़ी 2011 में ही 2011 में ही ये काम शुरू किया, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक लॉबिंग की, और उनको परसुएसिव प्रेशर से मनाया, और उसमें हमने लॉजिकल इंटरवेंशंस किए गवर्नमेंट के साथ, उनको हमने बताया कि क्यों ज़रूरत है ड्रग पॉलिसी की, और हमारी कोशिशों का नतीजा अच्छा निकला। 2012 में जम्मू एंड कश्मीर में पहली ड्रग पॉलिसी बनी, जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव की, यहाँ की कैबिनेट ने, यहाँ की असेंबली में अप्रूव हुई। उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन रहा, और मुझे उस कमेटी में भी नियुक्त किया गया था, मैं उसका मेंबर था जिन्होंने ये ड्रग पॉलिसी बनाई। तो आज हमारे पास वो ड्रग पॉलिसी है, इम्प्लीमेंट हो रही है, और उसी ड्रग पॉलिसी का नतीजा ये निकला कि यहाँ पे मेडिसिन सप्लाईज कॉरपोरेशन बना। जिस तरह तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज सप्लाईज कॉरपोरेशन है, जो सेंट्रलाइज तरीके से मेडिसिन को प्रोक्योर करते हैं और डिसेंट्रलाइज तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि हर एक हॉस्पिटल में दवाइयाँ अवेलेबल रहें साल भर, कहीं पे कोई दवाई की कमी ना हो, डुप्लीकेशन ना हो, कहीं पे स्टॉक आउट्स ना हो, अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन हो। ये सब चीज़ें उसके द्वारा अब सुनिश्चित की जा रही हैं, क्योंकि हमारे पास अब एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है मेडिकल सर्विसेज सप्लाईज कॉरपोरेशन के द्वारा, जो कि उसी पॉलिसी की देन है।
और उसी पॉलिसी की देन ये भी हुई, हमारे JNK में सिर्फ 15 या 16 ड्रग इंस्पेक्टर्स थे पूरी पूरी स्टेट में। तो हमने कहा ये सफिशिएंट नहीं है, इसमें से कुछ नहीं होगा, हमारे हमारे पास और क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक ड्रग इंस्पेक्टर देख रहा था और वो भी 22 डिस्ट्रिक्ट को सिर्फ 15 लोग या 16 लोग देख रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारा वो प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया। हमने एक अच्छा खासा बड़ा प्रपोजल बनाया कि आप कम से कम 90 ड्रग इंस्पेक्टर्स आप यहाँ पे रख लीजिए। तो इमीडिएटली उन्होंने एक्सेप्ट करके 90 ड्रग इंस्पेक्टर्स की पोजीशंस को क्रिएट किया, उसमें से 72 को नियुक्त किया गया और आज वो 72 जो है फील्ड में काम कर रहे हैं, जिसमें से अक्सर हमारे ही स्टूडेंट्स हैं और बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और हमारा जो प्रपोजल था उनको ये था कि आप ब्लॉक लेवल पे ड्रग इंस्पेक्टर को रखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मत रखिए। और उस डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हमने प्रोग्रेस की है, काफ़ी अचीवमेंट किया है, आगे भी और अचीवमेंट होने वाली है। हम उनको और परसुएट कर रहे हैं कि और ड्रग इंस्पेक्टर्स की पोजीशंस क्रिएट कीजिए, ताकि जिस तरह फूड इंस्पेक्टर्स ब्लॉक लेवल पे रहते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर भी ब्लॉक मेडिकल लेवल पे अवेलेबल रहें। तो इस सिलसिले में हमने काम किया और अब हमारा जो नेक्स्ट फोकस है, जो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस 2015 में आई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, वो अभी तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा उसमें अमेंडमेंट भी आ गई और क्लिनिकल फार्मासिस्ट को अब मैंडेटरी भी किया गया दैट देयर शुड बी पोजीशंस ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट हर स्टेट में होनी चाहिए। तो ये अब हमारा जो नेक्स्ट जो अगला लक्ष्य है वो ये सुनिश्चित करना है कि ये फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस हमारी JNK यूनियन टेरिटरी में इम्प्लीमेंट हो और हमारे यहाँ क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोजीशंस हो और हर हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मेसी का डिपार्टमेंट हो और वहाँ पे जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की सर्विसेज को प्राप्त किया जाए। ये हमारा अगला लक्ष्य है और इसमें हम वचनबद्ध हैं, कार्यरत हैं और हम आगे काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम कुछ सब्सटेंशियल गेन्स अचीव कर लें। हाँ सर, बहुत अच्छा। और आपके जो सुझाव है और आपके जो सुझाव को मान करके जम्मू कश्मीर में ब्लॉक स्तर पर जो चीजें की गई हैं वो और भी राज्यों को फॉलो करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अगर हमारे दर्शक में कोई ऐसे व्यक्ति देख रहे हैं जो कि इस दिशा में कुछ आगे कर सकते हैं सर के सुझावों को लेकर के, तो वो उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में भी यही प्रॉब्लम है कि जहाँ बड़े जिले हैं वहां पर एक ही ड्रग इंस्पेक्टर कार्य कर रहा है और उसके लिए बेहतर तरीके से कार्य कर पाना मुश्किल होता होगा। सर, जो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, आज जो पेंडेमिक आउटब्रेक चल रहा है इस समय जो हुआ है, उसमें हेल्थ सेक्टर ने तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जो हमारे सभी फार्मेसी प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने भी इस महामारी में से लड़ने में कंधे से कंधा मिला करके अपना कार्य किया। क्या आपको लगता है कि इससे फार्मेसी के में जो संभावनाएं हैं, जो फार्मेसी क्षेत्र का सम्मान है, उसमें वृद्धि हुई है? कृपया अपने अमूल्य विचार जो है वो हमारे दर्शकों के सामने रखें। जी, डॉक्टर प्रजन्य कुमार शुक्ला जी बहुत ही अच्छा काम किया है फार्मासिस्ट ने थ्रू आउट इंडिया। और जो कोविड पैंडमिक था, कोविड-19 पैंडमिक, उसमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत थी, वो ह्यूमन रिसोर्स जो आगे चल के फील्ड में काम कर सकें। तो हमारे जो पास आउट्स थे यूनिवर्सिटी के यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें से जो लोग एज फार्मासिस्ट अपॉइंट हुए हैं और हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो काफ़ी मुझे प्रसन्नता हुई, काफ़ी मुझे फ़ख्र महसूस हुआ कि वो फील्ड में काम कर रहे थे बहुत ही टफ टाइम्स में। जबकि जो है जब ये हो रहा था कि कॉन्टैक्ट्स को लोकेट किया जा रहा था, कॉन्टैक्ट आइडेंटिफिकेशन हो रही थी, घर घर जाके वो लोगों को अवेयर कर रहे थे और घर घर जाके उसमें इंफॉर्मेशन एजुकेशन दे रहे थे लोगों को कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखनी है, कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है। और फिर जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती थी उसमें भी हेल्प कर रहे थे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में। एंड फिर वैक्सीनेशन में भी उन्होंने बहुत अच्छा पार्ट लिया, बहुत अच्छा काम किया, दूर दराज के इलाकों में पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने पीपी किट लगा के और काम किया। तो उनकी सेवाओं को गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया, उनको अप्रिशिएट किया गया, उनको रिवॉर्ड दिया गया। और उसमें काफ़ी अभी भी स्कोप है, क्योंकि अब ये जो वैक्सीनेशन है, कोई हमारे देश की जो जनसंख्या है 140 करोड़ के लगभग है, 140 करोड़ लोगों को हमें वैक्सीनेट करना है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इट इज़ अ मैमथ ह्यूज हरक्यूलियन टास्क। तो उसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है और ह्यूमन रिसोर्स में हमारे पास तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, फार्मासिस्ट हैं, वो तो है ही हैं। लेकिन जो हमारे जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं वो स्पेशल इसमें पोजीशन रखते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं। वो उनको पता है कि वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल कैसे होती है, इसकी टेस्टिंग कैसे होती है, इसके क्या प्रिकॉशंस हैं, इसकी हैंडलिंग कैसे करनी है, वैक्सीनेशन में क्या हमको किन बातों का ध्यान रखना है।
तो वो सबसे बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं। उसमें आगे चल के काफ़ी काम कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में काम कर सकते हैं, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस में काम कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह जो बाकी जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही हैं और भी इन्फेक्शियस डिजीजेज में, उसमें फार्मासिस्ट का बहुत ही अहम रोल होने वाला है। ग्रेजुएट लेवल के फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले कर सकते हैं एज जूनियर फार्मासिस्ट, और पोस्ट ग्रेजुएट के जो क्लिनिकल फार्मेसी वाले लोग हैं वो अपना रोल कर सकते हैं एज इन क्लिनिकल फार्मेसी, इन हॉस्पिटल्स, इन गिविंग फार्मास्यूटिकल केयर सर्विसेज। इसी तरह से जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड होंगे, एम फार्मा फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, वो इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी है वैक्सीन की, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी है इन ड्रग्स की। तो इसमें जो है काफ़ी ह्यूमन रिसोर्स की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, आवश्यकता है। और उसमें हमारे जो फार्मासिस्ट हैं, एम फार्म फार्मासिस्ट हैं, और इसी तरह जो पीएचडी किए हुए हैं वो रिसर्च और डेवलपमेंट में जा सकते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज दे सकते हैं। और इसे अभी जो है फार्मास्यूटिकल मेडिसिन एक नया फील्ड उभर के आ रहा है। फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में जो इंडस्ट्री में जो है उसमें भी फार्मेसी ग्रेजुएट्स, फार्मेसी पोस्ट ग्रेजुएट्स और डॉक्टरेट्स उसमें काम कर सकते हैं। और कई सारे ऐसे नए फील्ड्स हैं जो उभर के आ रहे हैं, जैसे सोशल फार्मेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी। तो ये नए नए फील्ड्स उभर के आ रहे हैं और हमें इनको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, हमें इनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ कॉलेजेस में भी एक पाठ्यक्रम में इसको लाने की ज़रूरत है कि जो सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी है वो क्या है। और हेल्थ सिस्टम फार्मेसी की टर्म अब आ रही है। पहले हम बोलते थे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। अब उसको ब्रॉडन करके जो है एक हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट का नाम दिया जा रहा है, जो सबको इंक्लूड करता है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें क्लिनिक में काम करने वाले फार्मासिस्ट भी आते हैं, नर्सिंग होम्स में काम करने वाले फार्मासिस्ट भी आते हैं, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले भी आते हैं, कम्युनिटी और क्लिनिकल सेटिंग्स में काम करने वाले भी आते हैं, हॉस्पिटल और प्राइवेट सेटिंग्स में, रिटेल चेन में सारे फार्मासिस्ट इंक्लूड होते हैं, और उसको हेल्थ सिस्टम फार्मेसी का नाम दिया जाता है। तो ये जो अपकमिंग फील्ड्स हैं, जो नए नए आइडियाज़ हैं, ये जो इनोवेटिव चीज़ें आ रही हैं सामने, इसको हमें पूरे देश भर में अडॉप्ट करना है, करिकुलम में, पाठ्यक्रम में, और उसको पढ़ाने की ज़रूरत है। और जैसे मेरा जो पर्टिकुलर है, जैसे आपने कहा कि मैंने 100 से ज़्यादा लेक्चर्स दिए हैं अपने डिपार्टमेंट से बाहर, तो उनमें मैं ज़्यादा फार्मेसी में ओरिएंटेड लेक्चर्स नहीं देता हूं, क्योंकि मैं सोशल सर्कल्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में देता हूं। तो उसमें मेरा जो है वही मेन फोकस रहता है, सोशल फार्मेसी। जैसे हाउ टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू मेडिसिन, हाउ टू इंश्योर हेल्थ एज ए ह्यूमन राइट, एंड हाउ टू इंश्योर दैट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो हमारे समाज के विभिन्न वर्ग जो हैं, उन सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, समान मौके उनको प्राप्त हों, क्वालिटी मेडिसिन उनको प्राप्त हों। और उसमें फार्मासिस्ट कैसे सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि एक सरप्राइज की बात है, अचंभे की बात है कि हमारे देश में जो है, जो वर्ल्ड लीडर है, ग्लोबल फार्मेसी के नाम से जाना जाता है, पूरी दुनिया को सप्लाई करता है क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन, लेकिन हमारे ही अपने देश में जो वर्ल्ड मेडिसिन सिचुएशन रिपोर्ट है WHO की, वो कहती है कि 60 से 65% लोग अभी भी उनके पास गुड क्वालिटी एक्सेस टू मेडिसिन नहीं है। दे आर नॉट एबल टू एक्सेस मेडिसिन। एक्सेस मतलब या तो अवेलेबल नहीं है या अफोर्डेबल नहीं है। तो उस डायरेक्शन में हम क्या काम कर सकते हैं, कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, और अपने देश में भी गुड क्वालिटी जेनेरिक्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं दूसरे देशों के लिए, उनको कैसे अवेलेबल करा सकें। ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फ्लैगशिप कंपनी है आयुष्मान भारत, उसमें तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, काफ़ी अच्छा काम हुआ है, उसको सराहा गया है वर्ल्ड वाइड, उसको पूरे दुनिया में सराहा गया है। लैंसेट में उसकी पेपर पब्लिश हुआ है, उसकी सराहना हुई है, नेचर में जो है उसमें आया है, तो एडिटोरियल में। तो जो आयुष्मान भारत के द्वारा जो काम हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे जो कवरेज बढ़ाई गई है लोकल पॉपुलेशन की, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की, उसको और आगे ले जाने की ज़रूरत है, उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि इसमें मैक्सिमम लोग बेनिफिट मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभान्वित हों। उसमें हमारी कोशिशें आगे चल के जारी रहेंगी। धन्यवाद सर। और काफ़ी जो है नई नई जानकारी जो है हमारे दर्शकों को मिल रही है आपके द्वारा। सर, हमारा अगला प्रश्न है, देश के सबसे खूबसूरत राज्य में जम्मू कश्मीर जो कि सबसे खूबसूरत है, सभी लोग जानते हैं, और हमें भी 1-2 बार जाने का मौका मिला, काफ़ी अच्छा लगा वहाँ जाकर के। तो देश के सबसे खूबसूरत राज्य में जो आपके कार्य करने के अनुभव हैं वो हमसे साझा करें, और जो हमारे जम्मू कश्मीर में फार्मेसी क्षेत्र में कार्य करने में आपको कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और कौन-कौन सी संभावनाएं हैं जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पर्टिकुलरली हमें को देखने को मिल सकता है। जी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि जो कुछ मैं आपके साथ इसमें साझा करूंगा ये तो पूरे देश पे लागू होगा।
और जी पूरे जी देश जी के फार्मेसी कॉलेजेस। और हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ जो प्रदेश है, जम्मू कश्मीर का जो खूबसूरत राज्य है, यहाँ की खूबसूरत फिजाओं में जो हमें मौका मिलता है, हम चाहेंगे देश के दूसरे लोग भी आए, हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ काम जी करें, सर। हमारे पास बैठें, हमें अवसर दें अपने उनको होस्ट करने का। तो ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। और जो चुनौतियां हमें यहाँ पे देखने को मिली, मुझे लगता है वो तो कॉमन है, दूसरी जगहों पे भी वही चुनौतियां आई होंगी। जब हमने फार्मेसी प्रैक्टिस को यहाँ एस्टैब्लिश किया, तो हमारे जो क्लिनिकल फार्मेसी जो हैं, जब वो हॉस्पिटल सेटिंग्स में गए और वहाँ पे पेशेंट्स के साथ काम करने लगे, तो हमारा जो मेन फोकस वहाँ पे था वो यही था कि हमारे जो क्लिनिकल फार्मेसी हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उनकी हैंड होल्डिंग, और उनको आगे ले जाना कि हाउ वो इस हेल्थ का टीम का कैसे हिस्सा बने और कैसे पेशेंट्स के लिए वो कंट्रीब्यूट करें, जो हेल्थ केयर टीम का एक इनहेरेंट पार्ट कैसे बने, और पेशेंट्स को कैसे कंट्रीब्यूट करें, पेशेंट के हेल्थ केयर में, वेलनेस में, उनकी रिकवरी में कैसे वो अपना सहयोग दें और अपना जो है एक्सपर्टीज उसमें कंट्रीब्यूट करें। लेकिन ऐसे करते हुए कई कई बार ये एक मौका आता है कि जो डॉक्टर हजरात होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको शायद कहीं पे लगता है कि शायद जो फार्मासिस्ट है वो हमारे ऊपर नजर रखने के लिए आए हैं, शायद वो हम दे आर गोइंग टू पिक होल्स इन आवर वर्क, शायद वो हमारे काम में कुछ नुक्स निकालना चाहेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे ये मेडिकेशन एरर हुआ, यहाँ पे ये ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे अंडरडोज हुआ, वहाँ पे ओवरडोज हुआ, यहाँ पे ये ड्रग सूटेबल नहीं था, वहाँ पे वो ड्रग नहीं दिया गया। शायद इस तरह की चीजें सामने आएंगी, या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को रिपोर्ट करेंगे और उससे फिर हमारी शायद बदनामी होगी। बेसिकली ये तो होता है, स्वाभाविक है, ये तो स्वाभाविक है। तो कि लोग इस तरह की आशंकाएं होती हैं मन में, इसमें कोई हम किसी को दोष नहीं देना चाहते। लेकिन हमारा काम है कि इन 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 जो आशंकाओं को दूर करना, क्योंकि हमारा मकसद वहां पे कोई जासूसी करना हॉस्पिटल्स में नहीं है, नहीं हमारा सर। मकसद किसी जी को बदनाम करने का नहीं है, हमारा मकसद किसी की गलतियों को सामने लाने का नहीं है। हमारा मकसद है, एक तो एकेडमिक पर्पज है हमारा, कि हमारे बच्चे अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें, वो कुछ ट्रेनिंग पा सकें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, वो कुछ सीख सकें कि कैसे एक पेशेंट की डिजीज डायग्नोज होती है, कैसे उसकी ड्रग थेरेपी मैनेज होती है। मेन तो दो ही हमारे वहाँ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हॉस्पिटल में, ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट और डिजीज मैनेजमेंट। तो हमारा मकसद होता है कि हमारे स्टूडेंट वो सीखें डिजीज को कैसे मैनेज किया जाता है, ड्रग थेरेपी को कैसे मैनेज किया जाता है। क्योंकि सालों से जो हमारा जो फार्मेसी का फोकस रहा है, सदियों से, वो प्रोडक्ट पे रहा है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड रहा है हमारा कोर्स। और हमारे जो पास आउट्स रहे हैं वो तो ज्यादातर इंडस्ट्री में ही जाते थे। लेकिन अब ये जो फोकस है शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम प्रोडक्ट टू पेशेंट, और फ्रॉम बेड साइड टू बेंच साइड टू बेड साइड। अब ये जो फोकस है, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उससे शिफ्ट होके पेशेंट पे जा रहा है, और जो जी फोकस पहले बेंच पे था, जो लेबोरेटरी के बेंच पे था, वो अब बेड साइड पे शिफ्ट हो रहा है। तो अब हम फोकस कर रहे हैं कि हम पेशेंट्स की हेल्थ केयर में कंट्रीब्यूट करें और हेल्थ केयर टीम का हिस्सा बने, डिजीज मैनेजमेंट सीखें, ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट सीखें, और उसमें हम सहयोग करें। डॉक्टर्स के साथ हमें सहयोग करना है, हमें उनको सजेशन देनी है। हम खुद ड्रग्स प्रेस्क्राइब तो नहीं कर सकते हैं। अभी जो अमेंडमेंट आई है फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस की, उसमें भी यही कहा गया है, वी आर नॉट लीगली ऑथराइज टू प्रेस्क्राइब मेडिसिन। हम खुद प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इन इश्यूज को डॉक्टर की नोटिस में ला सकते हैं। हमें खुदा ना खास्ता उनको न्यूज़पेपर में नहीं डालना, हमें उनको किसी न्यूज वेबसाइट पे बदनाम नहीं करना है किसी को, हमें डॉक्टर की ही नोटिस में लाना है। डॉक्टर साहब को ही बताना है कि यहाँ पे डोज इंप्रूव हो सकता है, यहाँ पे ये एक ड्रग ऐड हो सकता है, या इस ड्रग को की अब जरूरत नहीं है, या हमें इसका जो है इस पेशेंट का जो थेरेप्यूटिक रेजिमेन है उसमें इस तरह की चेंज लानी है, या इसको ये वाला टेस्ट करवाना है। तो हमारा इनपुट भी है जो है वो हेल्थ केयर में हेल्प करेगा, पेशेंट को हेल्प करेगा। उसमें अवेयरनेस की जरूरत है, डॉक्टर्स को अवेयर करना जरूरी है, हेल्थ केयर के सारे वर्कर्स को, कि हमारा रोल क्या है और हमारा पर्पस क्या है। हमारा पर्पस पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, हमारा रोल कंस्ट्रक्टिव है, हमारा रोल नेगेटिव नहीं है, हमारा रोल डिस्ट्रक्टिव नहीं है। तो हम कोई स्पाइंग या किसी को बदनाम करने की गरज से नहीं है। तो यही काम हमने किया, और हमारा काम, शुरू में ये चुनौतियां आई, ये दिक्कतें आई, इस तरह के जो इश्यूज उठे, क्वेश्चंस उठे, फिर हमने उनको रिड्रेस किया, हमने उनको आंसर किया, और हमने उनको बिल्कुल वाज़ह कर दिया कि हमारा रोल क्या है। तो वो संतुष्ट हो गए, तो अब हमारा काम बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ भी कहीं क्लिनिकल फार्मेसी लोग शुरू करना चाहते हैं, फार्मेसी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी कॉलेज में, तो वहाँ पे ये शुरुआत में ये इश्यूज होंगे, हर जगह होंगे, और इनको धीरे धीरे आपको सूझबूझ के साथ, अक्लमंदी के साथ
और अपनी सिंसेरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ इसको कवर करना, इसको जो है ओवरकम करना है। और फिर एक जब रिलेशनशिप बिल्ड होगी, जब एक आपका एक रैपो डेवलप होगा डॉक्टर्स के साथ, नर्सिस के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो ऑटोमेटिकली आप उसका हिस्सा बनेंगे। और जब आप उसका एक पार्ट बनेंगे फिर आपको कोई अपोजिशन नहीं होगी। वो तो बिल्कुल यू विल बी लाइक डॉक्टर्स, लाइक नर्सिस, लाइक अदर हेल्थ केयर वर्कर्स, because they will be fully assured कि everything is for good of the patient, for good of the hospital, for good of the community। so ये मैसेज लेके हमें जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो भी हमारे दर्शक हैं वो जरूर सुन रहे होंगे आपको, और उसके बाद जो है वो उनसे ये प्रेरणा आपसे जरूर लेंगे कि जब भी हम कोई नया कार्य करने जाते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां आती हैं वहां पर, लेकिन उन चुनौतियों से डरने की जरूरत नहीं है। उनको संभालना है, उनको देखना है, उनसे लड़ना है, और फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डायलॉग डेवलपमेंट करके, जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट के बीच में कोई ऐसा ना आ जाए कि हम आगे हैं या वो आगे हैं, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। और सर, भारत जैसे देश में जहाँ पे जनसंख्या इतनी बड़ी है, वहां पे कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को नंबर्स में देखना शुरू कर देते हैं कि कितने पेशेंट मर रहे हैं, या कितना कम है या ज्यादा है। इन सब चीजों से बचने के लिए, और जो आप कह रहे हैं कि फार्मेसी प्रैक्टिस हो या फार्माको विजिलेंस हो, ये एक बड़ी अच्छी फील्ड है जहां पर हम एक पर्टिकुलर पेशेंट से रिलेटेड जो है मेडिसिन उसको प्रोवाइड करा पाएंगे, या उसका बेहतर इलाज जो है वो हो पाएगा। और ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और शायद इस तरीके से करके ही जो हमारे फार्मेसी प्रोफेशनल्स हैं, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं या जो फार्मासिस्ट हैं हॉस्पिटल्स में, उनकी इज्जत और उनका सम्मान भी जो है वो डॉक्टर्स और नर्सेस की जैसे ही हो पाएगा। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद सर, जी, बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। सर, अगला प्रश्न है हमारा, फिर भी जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा हुआ है कि आदरणीय सर, हमारे जो हिमाचली आंचल होने के कारण जो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे हमें औषधि पौधों का अनूठा संग्रह देखने को मिलता है। आपके विचार से इस क्षेत्र में अभी तक हमने क्या प्रगति की है, और आगे चल करके इन औषधि पौधों के निर्माण में, या वहां से जो हम लोग लेकर के कुछ बेहतर चीजें बना सकते हैं, उसमें क्या संभावना है? जी, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, जम्मू कश्मीर में पिछले सालों में काफ़ी चेंजेस आई। यहाँ पे जी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ। यहाँ पे हमारी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं था। वह फार्मेसी एक्ट जो ऑफ 1948 जो सेंट्रल फार्मेसी एक्ट है, वो यहाँ पे लागू ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे हमारा जी अपना जम्मू एंड कश्मीर फार्मेसी एक्ट था। यहाँ पे हमारी अपनी जम्मू एंड कश्मीर फार्मेसी काउंसिल थी, जिसका सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल के साथ कोई कोऑर्डिनेशन, कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। तो वो सब चीज़ें चेंज हो गई आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। सेंट्रल फार्मेसी एक्ट जो है 1948 का, वो उसका जुरिस्डिक्शन बढ़ गया, अब जम्मू कश्मीर में वो लागू हो गया। और जो सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जुरिस्डिक्शन यहाँ पे आ गया, और उससे काफ़ी चेंजेस आ गई। तो सेंट्रल फार्मेसी एक्ट के लागू होने से हमारी जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, उम्मीदें बढ़ गई हैं कि हमारे जो फार्मेसी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, काफ़ी रिफॉर्म्स होंगे। जो वहाँ की सेंट्रल क्वालिफिकेशंस हैं वो यहाँ भी लागू होंगी, क्योंकि यहाँ पे सालों से जो है मेडिकल असिस्टेंट्स को ही फार्मेसी समझा जाता था, जबकि जी मेडिकल असिस्टेंट बिल्कुल फार्मेसी के बारे में कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल जी अलग किस्म की होती है। वो भी अपनी जगह एक्सपर्ट्स हैं अपने फील्ड में, लेकिन फार्मेसी में एक्सपर्ट्स नहीं है। वो अपने फील्ड में जो है मेडिकल असिस्टेंट यानी कि मेडिकल डॉक्टर्स को हेल्प करने के लिए ट्रेनिंग, उनको मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग दी जाती है, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन फार्मेसी सब्जेक्ट्स उनको नहीं पढ़ाए जाते हैं। और वो कोई अप्रूव्ड कोर्स नहीं है फार्मेसी का, लेकिन सालों से, सदियों से यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट्स को ही रजिस्टर किया जाता था और उनको ही फार्मासिस्ट का जॉब दिया जाता था, फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। लेकिन अब वो चेंज हो गया है, अब सेंट्रल फार्मेसी एक्ट लागू हो चुका है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो या तो डिप्लोमा इन फार्मेसी है या डिग्री इन फार्मेसी है, और उसमें कोई जी डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और वी होप कि उसको जो है स्ट्रिंजेंटली इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जैसे देश के दूसरे भागों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी, काफ़ी रिफॉर्म होगा। हमारे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट जो हैं वो फील्ड में होंगे, अपॉइंट होंगे एज फार्मासिस्ट, वो अपने सर्विसेज डिलीवर करेंगे, फार्मास्यूटिकल केयर सर्विसेज, पेशेंट्स को काउंसलिंग देंगे, एजुकेशन देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, पेशेंट्स भी सेटिस्फाइड होंगे, और पेशेंट्स का जो थेरेप्यूटिक आउटकम, इकोनॉमिक आउटकम, ह्यूमनिस्टिक आउटकम ऑफ डिजीज है, वो इम्प्रूव हो जाएगा। न सिर्फ थेरेप्यूटिक आउटकम बल्कि हर कोई आउटकम उसमें इम्प्रूव होगा। और मेडिसिनल प्लांट्स का जो गहवारा रहा है जम्मू कश्मीर, जो आपने सवाल पूछा, जी यहाँ तो विभिन्न प्रकार के जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, औषधि के पौधे हैं, वो तो उगते हैं, हर भांति भांति के प्रकार के जो है वो उगते हैं यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स।
और उनकी कल्टीवेशन करना, उनको प्रमोट करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये सबसे बड़ा काम है। जो यहाँ की जो आयुष सिस्टम का जो डिपार्टमेंट है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो डिपार्टमेंट है, उनके साथ हमारा लाइजान है। मैं अभी रिसेंटली उनके एनुअल डे पे आई वाज देयर एज ए चीफ गेस्ट। वहाँ पे मैंने एक लेक्चर दिया, तो उन्होंने भी वहाँ पे ख्वाहिश जाहिर की कि हम मिलके काम करेंगे, फार्मासिस्ट को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। और वो यहाँ पे एक हाई आल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन का इंस्टीट्यूट भी एस्टैब्लिश हो रहा है भद्रवा में, और वहाँ पे भी जो है इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो फार्मासिस्ट, जैसे कि फार्माकोग्नोसी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो मास्टर्स डिग्री फार्माकोग्नोसी में करते हैं, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की उनको अच्छी खासी जानकारी रहती है, वो इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, और इसको प्रमोट करने में अपना काफ़ी एक्सपर्टीज़ वो दे सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ का इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, आयुष सिस्टम है, और जो इसमें फील्ड में इन्वॉल्व जो लोग हैं, सहकारी हैं, उसमें वो इनको इन्वॉल्व करेंगे, इनको जो है इनकी सर्विसेज को अवेल करेंगे, ताकि वो उसमें जो है आगे चल के उसमें काफ़ी रिसर्च भी हो रही है आजकल। सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो जूलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, मेडिसिनल प्लांट्स पे ही काम करते हैं, क्योंकि इनमें कई नए सारे जो इनमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो निकल के आते हैं, उनमें नई नई एक्टिविटीज सामने आती हैं। तो इसमें कल्चर स्टडीज़ अब हो रही हैं, टिश्यू कल्चर और बाकी सारी स्टडीज़ हो रही हैं। तो इसमें औषधि का जो ज्ञान है वो बढ़ रहा है, औषधि का जो ज्ञान है उसमें वो काफ़ी उत्थान हो रहा है उसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ उसमें भी आगे के दिनों में आगे चल के काफ़ी फार्मासिस्ट इन्वॉल्व होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपके उस अनुभव से है जो आप 20 साल से यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में ले रहे हैं अध्ययन अध्यापन का, और आप देख रहे हैं कि इस पेंडेमिक आउटवर्क जो पूरा आउटब्रेक है हमारा, इस समय ऑनलाइन एजुकेशन से ही बच्चों से हम लोग जुड़ पा रहे हैं। तो जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये छात्रों को संतुष्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, और इस समय हम किन किन उपायों से छात्रों को और शिक्षित और प्रशिक्षित कर सकते हैं, इस पर आपके क्या सुझाव है तो हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, जैसे ही पैंडमिक शुरू हुआ लास्ट ईयर, इमीडिएटली हमने शिफ्ट किया ऑनलाइन टीचिंग पे। हमारी यूनिवर्सिटी वाज वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज विच स्विच्ड ओवर टू ऑनलाइन टीचिंग। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा हमने टीचिंग की, बच्चों को इन्वॉल्व किया। उसमें हमने गूगल मीट और जूम क्लासेस पे का उपयोग किया, और हमने गूगल क्लासरूम्स पे सारा मटेरियल डालते रहे। हम गूगल क्लासरूम्स पे हम उनके जो है PDF और यूट्यूब लिंक्स डालते रहे। बच्चे भी इसमें काफ़ी रुचि लेते रहे, लेकिन इसमें कई सारे दिक्कतें भी हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों के पास गैजेट नहीं है, कुछ लोगों के पास इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, या ऑफन डिसरप्शंस होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम्स, टेक्निकल इश्यूज होते हैं, या कुछ बच्चे हैं फार फ्लंग एरियाज़ के होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम रहती है, कट ऑफ एरियाज़ होते हैं, रिमोट एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, या इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो इसमें जो है अब जो है हमें उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। प्रिपेयर्ड इस तरह से रहना है कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ हाइब्रिड मोड लर्निंग, ब्लेंडेड मोड लर्निंग। तो हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हमेशा के लिए रेडी रहना चाहिए, और ऑफलाइन भी के लिए हमें भी रेडी। अब देखिए, अब नंबर ऑफ कोविड केसेस कम हो रहे हैं, डिक्लाइन पे हैं, और पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है। अब हमारे जैसे कल ही पूरे जम्मू कश्मीर में कोई 200-250 केसेस टोटल आ गए, और श्रीनगर में देखा जाए तो कुल एक्टिव केसेस 600 के करीब हैं। दैट मीन्स वी आर बेटर ऑफ, अभी हम अच्छी पोजीशन में हैं, और हो सकता है कि 15 जुलाई के बाद अनलॉक गाइडलाइंस आए और 50% जो है अलाउ किए जाएं ऑफलाइन क्लासेस। अगर ऐसा होता है तो हमें इमीडिएटली ऑफलाइन क्लासेस में स्विच होना पड़ेगा, फिजिकल क्लासेस के लिए स्विच ओवर करना पड़ेगा, और वो शायद हो सकता है 1-2 महीने तक चलें, क्योंकि यहाँ से एक्सपर्ट्स थर्ड वेव की भी आशंका जता रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकती है। उसमें कोई किसी को डाउट ही नहीं है, सिर्फ टाइम, उसका जो समय होगा कब आएगा, उसमें थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ कहते हैं कि पहले कहा जाता था अक्टूबर में आएगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि क्योंकि हमारे देश में अक्सर लोग कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते हैं, प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, मास्क नहीं लगाते, डिस्टेंस नहीं मेंटेन करते, टूरिस्ट स्पॉट्स पे जमा हो जाते हैं, क्राउडिंग करते हैं, उस वजह से हो सकता है जल्दी आ जाए थर्ड वेव। और जब तक 60 से 70% पॉपुलेशन या तो वैक्सीनेट ना हो या तो इन्फेक्टेड ना हो, खुदा ना खास्ता, तब तक हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी।
तो हर्ड जी, इम्यूनिटी के आने के लिए 60 से 70% लोगों को या तो वैक्सीनेट होना पड़ेगा या इन्फेक्ट होना पड़ेगा। लेकिन तब तक अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो ये थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव भी आ सकती है, फिफ्थ वेव भी आ सकती है। लेकिन हाँ, भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, ऊपर वाले से हम दुआ करेंगे कि इसमें जो है धन्यवाद। उतनी इंटेंसिटी ना हो, उतनी सिवियरिटी ना जी, हो जितनी सेकेंड वेव में थी। और मुझे नहीं लगता कि उतनी सिवियरिटी होगी या उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस टाइम गवर्नमेंट वी आर बेटर प्रिपेयर्ड। गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं, कई सारे हॉस्पिटल्स सेटअप किए गए हैं, गुड नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल हुए हैं, ऑक्सीजन की अच्छी खासी अवेलेबिलिटी मेंटेन हुई है, और कई सारे हॉस्पिटल्स ने स्टेप्स लिए हैं। सो वी आर बेटर प्रिपेयर टू फेस अ थर्ड वेव। लेकिन हमें प्रिपेयर्ड रहना है टू मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑफलाइन एनी टाइम। वी शुड बी ऑलवेज रेडी। हमें हर वक्त तैयार रहना है कि ऑनलाइन से ऑफलाइन में जाने के लिए, ऑफलाइन से वापस ऑनलाइन में आने की। कभी भी अगर जरूरत पड़े, फॉर एग्जाम्पल किसी एक क्लास में कोई निकला कि 2-3 केसेस निकले, उनको इमीडिएटली ऑफलाइन ऑनलाइन पे शिफ्ट करना है। तो ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है हमेशा रेडी रहना चाहिए, और ब्लेंडेड मोड में हमें सीखना है। वी हैव टू लिव विद द वायरस। जिस तरह एड्स वायरस आज 30-40 साल के बाद भी हमारी कम्युनिटी में है, हो सकता है जी सर। कोरोना वायरस भी रहे, तो बट वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट। और हमारे पास दोनों प्लेटफॉर्म्स रेडी रहने चाहिए। जैसे अगर अब 1-2 महीने के लिए छूट मिलती है तो हम ऑफलाइन में जाएंगे, 50% जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम उनको बुलाएंगे क्लासेस में, 50% अटेंडेंस। और उसके बाद अगर खुदा न खास्ता फिर से आउटब्रेक हो, फिर से स्पाइक हो, तो हमें फॉरन ट्रांजिशन होना है ऑनलाइन में। और ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉयबल बनाना है, उनको जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट रखनी है स्टूडेंट्स की, और उसमें जो है काफ़ी इंटरेक्टिव बनाना है उनको, और उनको जो है अवसर देना है अपनी बात कहने का, क्वेश्चन पूछने का। उनको माहौल लाइट रखना है, बच्चों को डरा धमका के नहीं रखना है, बच्चों को काफ़ी माहौल लाइट रखना है, ताकि वो भी अपने जो है जो लाइट मोमेंट्स शेयर कर सकें और एंजॉय करें क्लासेस को। तो और उसमें जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी रखनी है, फेस्टिवल ओकेजन्स को सेलिब्रेट करना है उनके साथ। कई सारी चीज़ें हैं जो मिलके, जिसपे एक मैंने लेख भी लिखा है, तो उसमें हम मिलजुल के हम इसको प्रमोट करके वी कैन इंश्योर कि हमारी एजुकेशन असर ना पड़े, हमारी एजुकेशन डिस्टर्ब ना हो। किसी भी हालत में एजुकेशन नहीं रोकनी है, बट ऑनलाइन या ऑफलाइन इसको कंटिन्यू करना है और इसकी इफेक्टिवनेस को मेंटेन करना है। जो भी हमारे शिक्षक बंधु देख रहे हैं वो सर की बातों से काफ़ी प्रभावित होंगे। और ऑनलाइन एजुकेशन में छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, और इन सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख करके और फिर इंटरैक्टिव बना करके, जैसा सर कह रहे हैं, हम लोग उनको बच्चों को वो चीज़ें पहुँचा सकते हैं। कम से कम उतना तो हम पहुँचाएँ जितना कि उनको आवश्यकता है, और जितना एक फार्मासिस्ट बेहतर बनने के लिए उनको जानकारी चाहिए होती है। सर, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने विभिन्न वैज्ञानिक के कार्यक्रम में आपने 100 से ज़्यादा लेक्चर्स दिए हैं डिफरेंट जगहों पर, सेमिनार्स में, या फिर दूसरे माध्यम जैसे कि दूरदर्शन इत्यादि से आपने अपने विषयों को या उससे रिलेटेड चीज़ों को लोगों तक पहुँचाया। और इसके साथ ही साथ आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी जो है अच्छे-अच्छे जर्नल्स में पब्लिश कराए। तो हमारे दर्शकों को बताएँ कि हम अपने सीखे हुए गुणों को, अपनी सीखी हुई बातों को, अपने सीखे हुए ज्ञान को दूसरों तक बेहतर तरीके से कैसे पहुँचा सकते हैं, और कैसे एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं या एक अच्छा लेखक बन सकते हैं? जी, बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स को इसमें रुचि लेनी चाहिए। रीडिंग और राइटिंग, ये 2 चीज़ें हैं, पढ़ना और लिखना, इसमें रुचि लेना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ये देखा गया है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने पाठ्यक्रम की किताबें तो, पुस्तकें तो पढ़ते हैं, जो उनके करिकुलम में जो पुस्तकें हैं वो तो पढ़ते हैं, लेकिन करिकुलम से बाहर नहीं जाते हैं, वो अपने पाठ्यक्रम से बाहर नहीं जाते हैं। मगर इस तरह का हैबिट इनकलकेट करना, डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने करिकुलम से बाहर भी जाएं, पाठ्यक्रम से बाहर भी जाएं, फार्मेसी के बाहर भी जाएं, और किताबें पढ़ने का जो शौक है, जो आदत है, उसको डालें। किताबें पढ़ें, पढ़ाई का जो जो आदत है, वो पढ़ाई की आदत हम डालें, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ें, दूसरे सब्जेक्ट्स को भी लें, क्योंकि आजकल का जो दौर है इंटरडिसिप्लिनैरिटी का है, मल्टीडिसिप्लिनैरिटी का है। अब हमें सिर्फ अपने फार्मेसी में ही कन्फाइन नहीं रहना है, इसको कंपार्टमेंटलाइज़ नहीं करना है, हमें अपनी बाउंड्रीज़ में अपने आप को महदूद नहीं रखना है, हमें इन बाउंड्रीज़ को लांघना है, हमें अपने इन जो लक्ष्य हैं इनके बाहर जाना है। और इसमें जी। जो, जैसे मैंने कहा कि सोशल फार्मेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी, अभी मैंने पिछले दिनों जब 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज, तो मैंने ड्रग एब्यूज पे 2 लेक्चर्स दिए सोशल सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को, सोशल वर्क के स्टूडेंट्स को, जो बिल्कुल अलग हैं, सोशल साइंसेज स्ट्रीम से ताल्लुक रखते हैं।
मगर उन्होंने जी, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनसे बात करने का। और मैंने देखा कि वो किस चीज में रुचि ले रहे हैं। हम तो साइंटिफिक इश्यूज में रुचि, हम ये पढ़ाते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स ऑफ अब्यूज हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या है, उसके साइंस और सिम्टम्स क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है, हमारा फोकस ये रहता है। लेकिन जब हम सोशियोलॉजी के लोगों के साथ जब हम बात करते हैं तो उसमें सोशल एस्पेक्ट्स आते हैं कि इसमें जो है कम्युनिटी को कैसे मोबिलाइज किया जाए। अब आपने जो फैमिलीज का क्या रोल है, पेरेंट्स का क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है, कम्युनिटी वर्कर्स का क्या रोल है, रिलीजियस प्रीचर्स का क्या रोल है, जो जो मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में और चर्चेज में जो मिलते हैं, वो कैसे एजुकेट कर सकते हैं बच्चों को कि ड्रग एडिक्शन के क्या नुकसान है। तो इसमें जो वो सोशल वर्क वालों का वो फोकस रहता है, उसमें जो पॉलिसी उनकी रहती है इसको प्रिवेंट कैसे करें, हमारा फोकस रहता है इसको ट्रीट कैसे करें, उनका फोकस जी, रहता है इसको प्रिवेंट कैसे। तो ये जब दो चीज जो अलग विभिन्न प्रकार की जब दो चीजें मिल जाती हैं तो एक अजीब किस्म का नया एमलगम बन जाता है, नया एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट आता है कि हमारा जहन खुलता है, हमारा जो विजन है, हमारा जो इंसाइट है, हमारा जो आउटलुक है एक बढ़ जाता है। तो हम सिर्फ महदूद नहीं रखते हैं कि साइंस, सिम्टम्स और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, उसके अलावा भी हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जी, हम सोचते हैं कि कम्युनिटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, सोशल इश्यूज के बारे में। अब देखिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ड्रग एडिक्ट का डिस्टिग्मेटाइजेशन। जब ड्रग एडिक्ट जी, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर से वापस आता है, ट्रीट होके आता है, उसको फिर वो बेचारा छोड़ता है, सब कुछ छोड़ देता है, अब वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन उसकी जो मोहल्ले वाले हैं, उसकी जो कम्युनिटी के लोग हैं, उसको उस वक्त भी ट्रीट करते हैं, ये जी ड्रग एडिक्ट, ड्रग एडिक्ट, उसको जीने नहीं देते हैं, उसका जीना जी, हराम कर देते हैं। फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते, उसको बाहर नहीं जाने देते, उसको नॉर्मल लाइफ नहीं गुजारने देते, उसके ऊपर विजिल रखते हैं बहुत ज्यादा। इस तरह के इश्यूज जो है, और एक वो स्टिग्मेटाइज हो जाता है और कई बार वो वापस ड्रग एडिक्शन में चला जाता है जबकि उसने बड़ी मुश्किल से वो छोड़ दिया था। तो इसमें ये जो डिस्टिग्मेटाइजेशन है और इस तरह के जो सोशल इश्यूज हैं, ये जब हम फार्मेसी से बाहर जाते हैं तब हमको पता चलता है कि इसमें और भी इश्यूज हैं। तो ये जो हर हर इसी तरह हर स्टडी में, सिर्फ ड्रग एब्यूज में नहीं, हर स्टडी का एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है, एक सोशल एस्पेक्ट होता है, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी होता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है। तो सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल एस्पेक्ट्स, ये इन चीज़ों में हमें रुचि लेनी चाहिए, हमें इस तरह की चीज़ें पढ़नी चाहिए, इस पे लिखना चाहिए। और लिखते वक्त जैसे आप देखिए, मैंने 100 से ज़्यादा लेख तो अखबारों में लिखे हैं, मेरे जो रिसर्च पेपर्स हैं 49 हैं। लेकिन मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं रिसर्च पेपर से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने अखबारों के लेखों को समझता हूँ। हालांकि उसमें मुझे बिल्कुल कोई सही कहा। एपीआई स्कोर नहीं मिलता, उसमें मुझे कोई रिसर्च को, उसमें प्रमोशन में उसका कोई योगदान नहीं रहता। वो तो एक मेरा हॉबी है, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा पैशन है। मगर वो उसको मैं ज्यादा अहमियत इसलिए देता हूँ क्योंकि वो लोगों तक पहुंचता है और सिंपल जी, भाषा में, सरल भाषा में लोग उसको समझते हैं और उसको उसको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ ये सही बात है। और मुझे भी मौका मिलता है लोगों के साथ कनेक्ट करने का और सोसाइटी के जो इश्यूज हैं उसको उसमें पार्टिसिपेट करने का, उसमें अपना योगदान देने का एक मौका, एक अवसर मिलता है और खुशी महसूस होती है कि चलो कुछ तो मैंने एक इश्यू को सामने, जैसे पिछले दिनों मैंने 4 पार्ट्स में एक आर्टिकल लिखा, सोशलाइजेशन ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन को क्यों सोशलाइज करना चाहिए, ये तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल हम आपकी किसी फार्मेसी करिकुलम में नहीं मिलेगा, किसी फार्मेसी में नहीं मिलेगा। तो सोशलाइजेशन ऑफ मेडिसिन पे 4 पार्ट्स में मैंने 4 पार्ट्स में आर्टिकल लिखा। तो उसमें मैंने दिखाया कि जो यूनाइटेड किंगडम है वहां पे आज से 1948 में सोशलाइजेशन हो गई। तो वहां पे किस तरह हर किसी को जो है अवेलेबल है ड्रग्स, किसी को अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। अब देखिए हमारे देश में जब कोई कैंसर पेशेंट या कोई सीवियर किडनी फेलियर पेशेंट हॉस्पिटल जाता है, उसको लाखों रुपए अपनी जेब से देने पड़ते हैं। जी और सर, अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हो, मेदांता वगैरह जो है, अपोलो वगैरह, वहां पे लाखों की बिल आती है, तो उसको जेब से देना पड़ता है। और हमारे जो लोग हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है, वो इम्पॉवरिश हो जाते हैं, उनके ऊपर एक लोड पड़ता है, कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं, जो भी उनकी जमा पूंजी होती है वो उनको देना पड़ता है, या जमीन बेचना पड़ता है, कभी कभार घर बेचना पड़ता है, अपनी बेटी के लिए शादी के पैसे जमा किए होते हैं वो बेचने पड़ते हैं। लेकिन एडवांस कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है, जिनके पास काफी पैसा है, जो अपनी हेल्थ केयर का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, और वहां पे ये चीजें नहीं है क्योंकि वो सोशल मेडिसिन में कवर्ड होते हैं, उनके पास सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स होती हैं, उनके पास सोशल सॉलिडारिटी की स्कीम्स होती हैं। लेकिन हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली ये चीजें ऐसा भी उतनी नहीं। ज्यादा नहीं है। सोशल सॉलिडारिटी, सोशल सिक्योरिटी
और हमारे पास इंश्योरेंस कवर का नहीं है। और जो हमने एक अच्छा खासा काम किया है हमारे डिपार्टमेंट में, मेरे स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, तो मेरी एक स्टूडेंट को अच्छा वो एक यूजीसी का प्रोजेक्ट भी मिला है, फेलोशिप भी मिली है। तो हम डेवलप कर रहे हैं पॉलिसी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए। हमने ड्रग पॉलिसी तो बनाई, अब हम पॉलिसी बना रहे हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। कैसे एक पेशेंट अगर वो हॉस्पिटल जाए, अगर उसको लाखों का खर्चा आए, उसको जेब पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इसको हम कैसे इंश्योर करें, कैसे हम सारे कंट्रीब्यूट करें ताकि एक एवरेज जो बंदा है, बिलो पॉवर्टी लाइन का जो इंसान है, उसको जो है और मरने की नौबत ना आए, उसको अपना घर बेचने की नौबत ना आए। कैसे हम इसको गवर्नमेंट्स कैसे इंश्योर कर सकती हैं, ये पॉसिबल है, ये हुआ है 38 कंट्रीज में ये हुआ है। तो अगर 38 कंट्रीज में ये हुआ है, हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता। तो उस पर हम काम कर रहे हैं आजकल, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे। तो लिखना पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग रीडिंग। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूंगा लिखते रहो, पढ़ते रहो, अपने जहन को वसी करो, अपने आउटलुक्स को ब्रॉड करो, अपने स्कोप्स को, विजन को ब्रॉड करो, और देखो दुनिया को हर एंगल से। सिर्फ फार्मेसी के एंगल से मत देखो, सोशल एंगल से, इकोनॉमिक एंगल से, पॉलिटिकल एंगल से, लीगल एंगल से, हर एंगल से देखो, और फिर अप्रिशिएट करो दुनिया को, इन चीजों को, और इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ। बहुत अच्छी बात सर आपने कही, और जितने भी हमारे दर्शक हैं वो जरूर इस चीज को समझ पाएंगे। बेहतर, बहुत ही आसान तरीके से आपने बताया कि जो भी कुछ हम सीख रहे हैं, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, और एक सोसाइटी जो है वो हमसे ही बनती है, तो हम जो भी कुछ सीखते हैं वो हम सोसाइटी को बेहतर तरीके से पहुंचाएं, तो काफी फायदा पहुंचेगा सोसाइटी को भी, और शायद घूम फिर करके फिर वो हमारे पास ही आ जाए। बहुत अच्छा सर आपने बताया। सर, आप इतने वर्षों से फार्मेसी क्षेत्र में अध्ययन, अध्यापन, रिसर्च और पढ़ाने का कार्य, लोगों को चीजें समझाने का कार्य अनवरत तरीके से कर रहे हैं, और आपसे बहुत सारे छात्र छात्राओं तथा समाज को लाभ भी मिला है। लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सदैव प्रेरित और ऊर्जावान रखती है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी बिल्कुल, कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे प्रेरित करती हैं। मेरे माँ बाप हैं जो मुझे प्रेरित करते हैं, और हमारे फार्मेसी के जो लीडर्स हैं, जो काफ़ी अच्छा काम जिन्होंने किया, जो हमारे फार्मेसी में इंडिया में जो स्टैलवर्ड्स रहे हैं, जिन्होंने जी फार्मेसी को इंडिया में एस्टैब्लिश किया, जिन्होंने इस पे काम किया, सराहनीय काम किया, और काफ़ी इस फील्ड को ऊपर तक पहुंचाया, और उन वो सब मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। और उसके अलावा मेरे मेरे अपने जो जब मैं देखता हूँ दाएं बाएं, जो सोशल सर्विस में लोग हैं, जुड़े हैं, जो अच्छा ऑनेस्टली सिंसियरली अपना काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए। बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स, शुक्ला साहब, मैं ये कहना चाहूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वुड लाइक माई स्टूडेंट्स टू नोट, व्हाट इज द लेगेसी दैट यू आर लीविंग बिहाइंड। आप एक सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज मोर। देखिए, आप हो सकता है आपने बहुत अच्छे नंबर लाए फार्मेसी में, फिर आपने मेरिट भी लाया, पोजीशन भी मिली, फिर आपको जॉब भी मिला, जॉब में आपको अब देखिए मुझे डिस्टिंक्शन मिला एम फार्मा में, फिर मैंने पीएचडी किया, फिर मुझे दो नौकरियां भी मिली, एक नौकरी मैंने छोड़ भी दी वॉलंटियरली, दूसरी नौकरी में आ गया, दोनों सरकारी नौकरियां थी। फिर अब मुझे अभी रिसेंटली डायरेक्टर सेंटर फॉर काउंसलिंग मुझे नियुक्त किया गया। लेकिन मैं इसको अपना ये नहीं समझता हूँ कि अब मुझे मेरे ओहदे में बड़ापन हुआ, मेरे ओहदे में बढ़ावा हुआ, तो मेरी पर्सनैलिटी में कुछ बहुत, इसको मैं एक एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, एज अ वर्कलोड लेता हूँ, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड वी हैव टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। हमें कुछ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव काम करके दिखाना है। और अल्टीमेटली देखिए, मेरे से पहले उस सेंटर का एक डायरेक्टर था, जो जिनकी सर्विस नियुक्त हो गई, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए। तो अब मेरे हिस्से ये जिम्मेदारी आ गई। 3 साल के बाद, ये हमारा टेन्योर 3 साल का रहता है, तो 3 साल के बाद कोई और आएगा मेरी जगह। तो सवाल सिर्फ इतना है कि मैंने इन 3 सालों में क्या किया, और मैंने क्या लेगेसी पीछे छोड़ी, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहा। ये नहीं है कि अब मैं डायरेक्टर हूं तो मैं बैठा हूं, मैं मजे ले रहा हूं, तो मैं ऐश परस्ती कर रहा हूं और काफी इसको जो है मजे लूट रहा हूं, ऐसा नहीं है। उससे कुछ नहीं होगा, और लास्ट में मैं पछताऊंगा। मतलब इसमें ये है, इसी तरह से फार्मेसी की किसी भी फील्ड में आप हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप ये देखें कि व्हाट इज द लेगेसी दैट यू आर लीविंग बिहाइंड। आपके वजह से आपके समाज को, सोसाइटी को क्या फायदा हुआ, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया। देखिए, अब अक्सर लोग होते हैं, वो बोलते हैं जी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फार्मेसी में इश्यूज हैं, जॉब्स नहीं है, फार्म डी वालों के प्रॉब्लम्स हैं, उनको कम्युनिटी में फार्मेसिस्ट नहीं है, हॉस्पिटल्स में पोजीशंस नहीं है। कई लोग बोलते हैं जी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कॉलेजेस ज्यादा हैं।
हैं, इश्यूज हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन अब आप सारी जिंदगी इन इश्यूज पे रोते रहेंगे तो आखिर में जो है आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या फायदा, आपने क्या, हमें देखना, एक अल्लामा इकबाल का एक शेर है, जो उर्दू का शेर है, मैं शेर तो नहीं पढ़ूंगा, शायद उर्दू नहीं समझ पाएंगे दर्शक, मैं उसका मतलब बताऊंगा। उसका मतलब ये है कि हम तो अक्सर शिकायत करते हैं कि सब जगह अंधेरा है, दूर पहाड़ों पे अंधेरा है, दूर जंगलों में अंधेरा है, घर में अंधेरा है, मेरे आसपास अंधेरा है, हम शिकायत करते हैं, लेकिन अपने हिस्से की शमा हम नहीं जलाते हैं। तो जी मकसद ये है, अपने हिस्से की शमा तो जलाइए, जो आप अपने हिस्से का अंधेरा तो दूर कीजिए। आप दूर दूर उफ्तादा जो पहाड़ियां हैं वहां की अंधेरों की शिकायत क्यों करते हैं? आप अपने हिस्से का अंधेरा दूर कीजिए, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। तो मेरा ये मैसेज है कि आप अपने हिस्से की शमा जलाएं, भले ही वो 1 फुट या 2 फुट की डिस्टेंस में ही उजाला करें, मगर आप उस उजाले को जरूर कीजिए। और जितना आपके क्षेत्र नियंत्रण में है, जितना आपके नियंत्रण क्षेत्र में है, आप उतना सर्विस कीजिए, आप उतना कंट्रीब्यूट कीजिए, अपने हिस्से की शमा जलाइए, और ये देखिए कि आखिर में आपकी वजह से सोसाइटी को क्या फायदा हुआ, कम्युनिटी को क्या फायदा हुआ, फार्मेसी प्रोफेशन को क्या फायदा हुआ। देखिए, मैंने जो भी रिसर्च की है, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा। जो भी आज तक मैंने रिसर्च की है, मेरे स्कॉलर्स ने जो भी रिसर्च की है, हमेशा मेरा फोकस रहा है कि वो अप्लाइड रिसर्च हो, वो ट्रांसलेशनल हो, वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हो, यानी कि जिसका डायरेक्ट फायदा सोसाइटी को मिले, जिसका डायरेक्ट फायदा मेरे जेएंडके के लोगों को मिले। अब मैं बैठूंगा, मैं कोई बहुत ही इंटेंस जो है कोई उस पर काम करूंगा जो बहुत ही हाई इम्पैक्ट जर्नल में पब्लिश होगा, उसका बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट होगा, लेकिन मेरी सोसाइटी को कोई फायदा नहीं होगा उससे, वो उस पेपर में ही रहेगा, उसका कोई, मैं ऐसी रिसर्च नहीं करता हूँ। मैं रिसर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे एरिया में क्या प्रॉब्लम है, मेरी फार्मेसी में क्या प्रॉब्लम है, मेरे लोगों को यूनिवर्सल कवरेज मिल रही कि नहीं मिल रही है, हमारे यहाँ ड्रग पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई नहीं हुई है, हमारे यहाँ ड्रग एब्यूज का क्या इश्यू है, उसमें क्या करना है, हमारे यहाँ ड्रग यूटिलाइजेशन का पैटर्न कैसा है, क्या उसमें कहीं पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो मेरा फोकस हमेशा यही रहा है कि मैं लोकल इश्यूज पे काम करूं, लोकल इश्यूज पे रिसर्च करूं, ताकि उससे मेरी सोसाइटी को फायदा हो, और वो अप्लाइड रिसर्च हो, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हो, सोशली रेलिवेंट हो। ये मेरा फोकस रहा, भले ही वो हाई इम्पैक्ट जर्नल में ना जाए, हालांकि हमारे कई सारे पेपर्स हाई इम्पैक्ट जर्नल में है। मेरे 5 बेस्ट रिसर्च पेपर्स भी हमको अवार्ड्स मिले हैं, मेरी टीम को, ऐसी बात नहीं है, मगर इमीडिएट जो मेरा फोकस है वो सोशली रेलिवेंट और लोकल नीड बेस्ड रिसर्च पे मेरा फोकस है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने सुनने वालों को भी यही प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपनी सोसाइटी को कुछ योगदान दें, अपने हिस्से की क्षमा जलाएं, अपनी एक अच्छी लेगेसी छोड़ें और कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। शिकायत हर वक्त ना करते रहें, अपने हिस्से का कुछ कंट्रीब्यूशन दे दें, सब कुछ ठीक। जब हम सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली हमारी सारी शिकायतें, इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम सब अपना थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करें और अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जो बातें बता रहे हैं वो उससे बहुत ही क्लियर हो रहा है ये बात कि अगर हम लोग या हमारे साथ के जितने भी लोग हैं या जो दर्शक अभी हमने सुन रहे हैं, अगर हम कोई भी चीज़ अचीव करते हैं तो वो अपने पर्सनल फायदे के लिए अचीव होती है, उससे दूसरों का फायदा अगर हम कर पाए तभी वो सही मायने में अचीवमेंट है। और आपकी ये जो सीख है बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही अच्छा है। और आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे घंटों आपके शब्द सुनता रहूं और उससे प्रेरित होता रहूं। और आपसे सुनने के बाद मैं तो और बेहतर तरीके से कार्य करने वाला हूँ, हमारे दर्शक भी अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। और समय की बाध्यता के कारण अब हम आज के आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। सर, जी जितने भी हमारे फार्मेसी प्रोफेशनल्स हैं जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मार्केटिंग में या एकेडमिक्स में, इंडस्ट्री के अंदर, हॉस्पिटल्स में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो खुद अपना एक मेडिकल स्टोर खोल के भी कार्य कर रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में फार्मेसी को और साथ के साथ सोसाइटी को फायदा पहुंचा रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो आपका जो है हमारे इन फार्मासिस्ट बंधुओं को, इन फार्मासिस्ट भाइयों को आपका क्या संदेश है? जी, मेरा संदेश ये है, एक्सेल एक्सेल इन योर फील्ड। आप जिस किसी का फील्ड में हैं, चाहे आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी फार्मेसी कॉलेज में एजुकेशन दे रहे हैं, चाहे आप ड्रग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, या क्वालिटी कंट्रोल का या R&D का काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी CRO में क्लिनिकल ट्रायल्स को देख रहे हैं, या चाहे आप किसी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में औषधि की टेस्टिंग करते हैं, या चाहे आप ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में ड्रग इंस्पेक्टर्स की सर्विसेज दे रहे हैं,
आप जिस किसी फील्ड में कार्यरत हैं, जिस किसी फील्ड में आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, डू योर बेस्ट, एक्सेल टू द मैक्सिमम, अपनी बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज दें, सिंसियरली काम करें, ऑनेस्टली काम करें। देखिए, अगर हम डिसऑनेस्टी से काम करेंगे हमें थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन वो फायदा ज्यादा चलने वाला नहीं है। उस फायदे को उम्र भर आप नहीं अपने साथ नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अगर आप कोई थीसिस लिख रहे हैं, हम जल्दबाजी में हौच पौच में थीसिस लिख सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं, हो सकता है हमारा सुपरवाइजर भी उसमें हमारा साथ दें, लेकिन जब उस थीसिस को आप 5 साल के बाद उठा के देखेंगे, तो आप अगर आपने अच्छे से दयानतदारी से, ऑनेस्टी से, सिंसियरिटी से काम नहीं किया, मेहनत से काम नहीं किया, ध्यान लगा के, मन लगा के काम नहीं किया, आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। आपको अपने आप पे लगेगा ये मैंने क्या लिखा है, ये कैसा काम किया है मैंने। उसके उलट अगर आपने मेहनत से, दयानतदारी से, सूझबूझ से, डेडिकेशन से, कमिटमेंट से, एंथुजियाज्म से, जील से काम किया हो, उसमें काफी मेहनत की हो, उसमें काफी इंटरेस्ट लिया हो, बहुत ही कंसंट्रेशन की हो, कई बार उसको रिवाइज किया हो, कई बार उसको करेक्ट किया हो और उसको रिफाइन किया हो, जब आप उस आज भी जब मैं अपनी एम फार्मा की थीसिस को देखता हूँ, मुझे गर्व महसूस होता है मैंने अच्छा काम किया। क्योंकि जब उसको जब आप अपनी ही थीसिस को 10 साल बाद पढ़ें, आपका जी करना चाहिए कि मैं इसको 5 बार पढूं, आपका दिल करना चाहिए कि मैं और पढूं। तो ये किसी भी, जब अभी आप बात कर रहे थे लिखने की, पढ़ने की, आप उस आर्टिकल की सक्सेस को इम्पैक्ट फैक्टर से मत देखिए, आप उस आर्टिकल की, उस लेख की सक्सेस को इस बात से देखिए कि अगर आप वो आर्टिकल अगर आप एक बार पढ़ते हो, क्या आपका दूसरी बार वो आर्टिकल पढ़ने का मन करता है कि नहीं करता है? या दूसरे बंदे को आप दे रहे हो कि आप जरा इसको, मेरे इस लेख को पढ़ो, मेरे इस आर्टिकल को पढ़ो, क्या दूसरा इंसान उसको 2 बार पढ़ने की ख्वाहिश रखता है? जैसे कोई मूवी होती है, पिक्चर होती है, आप एक बार देखते हो अगर, तो आप बीच में ही उठ के चले जाते हो। कई बार आप एक पूरी पिक्चर देख लेते हो, लेकिन कई बार आप वही पिक्चर 2-2, 3-3 बार देखना चाहते हो, क्योंकि उस पिक्चर में कोई बात होती है जो आपको कैप्टिवेट करती है, जो आपको अट्रैक्ट करती है। और वही बात हमारे लेख में होनी चाहिए, वही बात हमारे अगर बुक्स पब्लिश करते हैं उसमें होनी चाहिए, वही बात हमारे थीसिस में होनी चाहिए, वही बात हमारे काम में होनी चाहिए। लोग उसकी सराहना करनी चाहिए। यो आप अपने मुंह जुबान खुद ही अपनी तारीफ करें, उसमें कोई बड़ापन नहीं है। लोग उसकी तारीफ करें, लोग उसकी सराहना करें, लोग उसको अप्रिशिएट करें, वो बड़ी बात है। और अगर मामूली फायदे मत देखिए, अपने छोटे छोटे फायदे मत देखिए कि मुझे इसमें ये पैसे मिलेंगे, मुझे उसमें वो फायदा मिलेगा। आप लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म फायदा देखिए, ओवरऑल जो सेट्स देखिए। हम बहुत पैसा कमाते हैं जिंदगी में, लेकिन उससे सेटिस्फेक्शन नहीं आती है। हमारी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन आता है कि हमने कितना अच्छा काम किया और हमने क्या कंट्रीब्यूट किया, हमसे लोग कितने खुश हैं, और लोग हमसे कितनी अपेक्षा रखते थे और वो अपेक्षाएं हमने पूरी की नहीं की। वो उस डायरेक्शन में आप अपनी सर्विसेज दीजिए और उस डायरेक्शन में आप सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी। जब आप रिटायर होंगे और इन द हिंड साइड, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको बहुत तसल्ली महसूस होगी, खुशी महसूस होगी कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने कोई लेगेसी छोड़ी, मैंने कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, मेरी वजह से सोसाइटी को फायदा हुआ। इस तरह का काम करें और छोटे छोटे मोटे फायदे ना देखें, छोटी ये शॉर्टकट्स को ना देखें, मेहनत करें, डेडिकेशन से काम करें और उसमें पूरा तन मन धन से जी लगा के करें। जो भी आप कर रहे हैं उसमें पूरी इंटरेस्ट से करें, वरना ना करें। जो भी करना है पैशनेटली करें, वरना मत करो। अगर आपको फार्मेसी में पढ़ाई करनी है पैशनेटली करो, वरना मत करो। क्योंकि जो काम आप पैशनेटली नहीं करोगे उसमें आपको कोई रिजल्ट्स अचीव नहीं होंगे। सिर्फ वही उसी काम में आपको आउटकम अच्छा होगा, रिजल्ट्स अचीव होंगे जो आप पैशनेटली करोगे, पूरी डेडिकेशन के साथ करोगे, पूरा मन लगा के करोगे, और जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वही काम कीजिए। वरना आप मत कीजिए, आप अपनी लाइन चेंज कर दीजिए। अगर आपकी इंटरेस्ट आर्ट्स में है, पेंटिंग में है, म्यूजिक में है, वही कीजिए। मगर फिर जो वही काम कीजिए जिसमें आपकी रुचि हो, जो आप पूरी डेडिकेशन के साथ, हिम्मत और पूरी इंटरेस्ट के साथ कर सकें, वही आप काम कीजिए। तो मेरा वही संदेश है कि प्लीज डू एक्सेल इन योर फील्ड। एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ें। डॉक्टर्स के साथ भी जब आप काम करते हैं, अगर आप नॉलेजेबल होंगे, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज होगी, अच्छे इनपुट्स होंगे, तो ऑटोमेटिकली डॉक्टर्स विल रेस्पेक्ट यू, दे विल इन्वॉल्व यू, दे विल इंक्लूड यू इन देयर टीम। आप जहां भी काम करेंगे, जब आपके पास इनपुट्स होंगे, नॉलेज होगी, कुछ देने को होगा। ये हमारा जो जहन है, हमारा जो माइंडसेट होता है लेने का होता है, तो लेने का माइंडसेट ना रखें, देने का माइंडसेट रखें।
देने वाला हाथ जो होता है वो लेने वाले हाथ से बड़ा होता है। तो आप देने का माइंडसेट रखें, ट्राई टू गिव नॉट टू टेक। जब आप देने की कोशिश करेंगे ऑटोमेटिकली सोसाइटी आपको भी देगी। देखिए आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ मैंने किसी से मांगी नहीं, लेकिन मुझे मिली। वो तब मिली जब मैंने डेडिकेशन से, कमिटमेंट से काम किया। आपसे भी मेरा निवेदन है, अनुरोध है, आप भी अपनी डेडिकेशन से, मेहनत से, ईमानदारी से काम करते रहें और सोसाइटी आपको रिकॉग्नाइज करेगी। भले ही अगर उस टाइम सोसाइटी रिकॉग्नाइज नहीं करे, आपको लगेगा मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन हर एक चीज का अपना वक्त होता है, हर चीज अपने वक्त पे मिलती है। तकदीर से ज्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज करेज। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपके पास जॉब नहीं है, ये भी एक टाइम है, ये भी एक फेज है, ये हमेशा नहीं रहेगा, ये निकल जाएगा। आपको जॉब मिलेगी, आपको अच्छा काम मिलेगा, आपके हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हर चीज का एक फेज होता है, उस फेज को हमें ओवरकम करना है हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, और अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। डोंट एवर क्विट। दैट इज माय अल्टीमेट मैसेज टू यू ऑल। धन्यवाद सर। आपने जैसा कहा कि आप अगर हम किसी चीज को अच्छे तरीके से करते हैं, मन लगा के करते हैं, तो वो हमें जरूर पे ऑफ करती है। और आपके आर्टिकल्स हो, चाहे वो आपके लेक्चर्स हो, वो कई बार लोग पढ़ना भी चाहेंगे, और आप इतना बढ़िया लिखते हैं कि उसे कई बार पढ़ें। उसी तरीके से आपने इस इंटरव्यू को भी मेमोरेबल बना दिया, और मैं पूरी तरीके से, मुझे विश्वास है कि जो व्यक्ति इसे एक बार देखेगा उसे कई बार देखना चाहेगा, क्योंकि हर एक लाइन में आपने हमें एक ऐसी राह दिखाई है कि हम आगे उस पर बढ़ सकते हैं। हमारे दर्शकों को इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। तो इन्हीं आपके जो शब्द रहे हैं, और आगे हम मौका चाहेंगे कि फिर से कभी आपसे बात करने का मौका मिले, कुछ नए प्रश्नों के साथ हम आपसे साथ जुड़े, और कभी रूबरू सामने सामने करें। ऑनलाइन की कुछ और वो है, लेकिन अगर अगर सामने मिल पाए तो और अच्छा होगा। सर, आपके अपने अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो ये अमूल्य समय है, उसका एक एक क्षण अगर जो भी हमारे दर्शक देखेंगे, उनका भी जो है वो अमूल्य होता चला जाएगा। थैंक अंत यू। में हम अपनी जो टीम फार्मा लोग है, जो कि इसी क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का जो बेहतर आशीर्वाद है, जो आप लोगों का जो कार्य है, वो और लोगों तक पहुंचे, और आपसे प्रेरित होकर के और जो हमारे बच्चे हैं जो कि कार्य करना चाह रहे हैं इन क्षेत्रों में, वो भी प्रेरित हों और आगे लेकर के आपकी जो लेगेसी है उसको आगे लेकर के जाए। तो सर, हमारी जो टीम फार्मा लोग है उसके लिए कुछ आशीर्वचन प्रदान करें। जी डॉक्टर प्रजन्या कुमार शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इसमें आमंत्रित करने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस प्रश्नोत्तरी में मेरे साथ शामिल होने के लिए। कई अच्छे अच्छे प्रश्न आपने पूछे, मुझे भी मौका मिला अपनी बात साझा करने का, अपने मन के विचार सामने रखने का। और इसके लिए मैं फार्मा लोग का प्रभारी हूँ, फार्मा लोग का सच्चे मन से मैं प्रभारी हूँ, और उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना मिशन जारी रखें, अपनी कोशिशें, अपना काम, जो आप ये कमेंडेबल वर्क कर रहे हैं, फार्मेसी प्रोफेशन को जो सर्विस दे रहे हैं, अमूल्य सर्विस दे रहे हैं, इसको आप जारी रखिए, और इसके बहुत अच्छे नतीजे सामने होंगे। इससे प्रेरित होंगे हमारे युवा, हमारे जो यंग फार्मासिस्ट हैं, वो इससे प्रेरणा हासिल करेंगे। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है, इंस्पिरेशन का एक सोर्स है, मोटिवेशन का एक सोर्स है, और गाइडेंस का एक सोर्स है। और हमारी भी कोशिश, जैसे हमारा सेंटर फॉर कैरियर काउंसलिंग एंड प्लानिंग, उसमें भी हमारी यही कोशिश है, हैंड होल्डिंग, और उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो आपका भी वही लक्ष्य रहना चाहिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, कॉम्पिटेंस बिल्डिंग, हैंड होल्डिंग ऑफ स्टूडेंट्स। उसमें मेरी तरफ से जो भी सहयोग की ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, चाहे एज डायरेक्टर सेंटर CCPC, या फिर एज ए सिंपल सर्वेंट, हम्बल स्टूडेंट ऑफ फार्मेसी, I will always made my services available to the students, to the of the nation, to the students of the country, and to the pharma professionals. मैं जो उसमें जो भी मेरे से बन पाएगा, जो भी आप मेरे से अपेक्षा करेंगे, मैं उस अपेक्षा पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आपको भी मैं धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ आपकी कोशिशों के लिए, आपके कार्य के लिए, और my best wishes to you, and my services are always available to you. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर आपका पुनः धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए।